नमस्कार, राधे-राधे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सुबोध इनफाइनाइट एजुकेशन में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट का कंप्लीट सिलेबस का वन शॉट रिवीजन क्लास होने वाली है आपके। इसमें हम देखेंगे यूनिट 1 से लेकर यूनिट 11 तक आपके कंप्लीट सिलेबस देखेंगे, ठीक है? जो आपको आपकी पढ़ाई में एक अच्छा बेहतरीन क्लास रहेगी आपके लिए ये। आपका रिवीजन क्लास रहेगी ये। रिवीजन क्लास इसलिए है क्योंकि हम इसमें कंप्लीट वीडियो में कंप्लीट सिलेबस देखेंगे। एजुकेशन टेक्नोलॉजी का डाल दिया है हमने। आज हम देखते हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का बीएससी नर्सिंग 5th सेमेस्टर की क्लास होने वाली है। ओके, तो बीएससी नर्सिंग 7th सेमेस्टर वाली इसको ना देखें क्योंकि उसमें भी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। यूनिट 1 की तरफ बढ़ते हैं। यूनिट 1 में सबसे पहले हमारे पास आती है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है, उसकी डेफिनेशन पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कम्युनिटी होती क्या है। एक कम्युनिटी होती क्या है सर? तो कम्युनिटी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल। कम्युनिटी क्या है? कम्युनिटी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर इन ए जियोग्राफिकल एरिया शेयरिंग सेम कल्चर वैल्यूज नीड्स एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, कम्युनिटी क्या होती है? कम्युनिटी एक जियोग्राफिकल एरिया है, एक जियोग्राफिकल एरिया जहां पे बहुत सारे लोग रह रहे हैं। ठीक है, ये जियोग्राफिकल एरिया है जहां पे बहुत सारे लोग कह रहे रह रहे हैं। वो सेम एनवायरमेंट सेम कल्चर एंड सेम वैल्यू शेयर कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आपकी कॉलोनी हो गई, आपकी मोहल्ला हो गया, कॉलोनी हो गई, गांव हो गया, शहर हो गया, वो सब एक क्या है? कम्युनिटी है। ओके, कम्युनिटी हेल्थ डिपेंड अपॉन द वे ऑफ पीपल लिविंग एंड द एनवायरमेंट। कम्युनिटी हेल्थ किस पर डिपेंड करती है भाई? जो ये लोग है, कम्युनिटी है, इनकी हेल्थ किन पर डिपेंड करती है? तो आप बोलोगे सर इनकी हेल्थ तो इनके ऊपर डिपेंड करती है, इनके हाथों में है इनकी हेल्थ, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि सर इनके इन्वायरमेंट में भी इसकी हेल्थ डिपेंड करती है। बिल्कुल, अगर ये अच्छे से हाइजीन मेंटेन करते हैं तो इनकी हेल्थ अच्छी रहेगी। तो ये किस पर डिपेंड करता है? इन खुद पर डिपेंड करता है, कम्युनिटी पर, और एक एनवायरमेंट। ये दो चीज हो गई। क्योंकि हम अभी देखेंगे एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायल, उसमें देखेंगे कौन कौन से फैक्टर से वो इसके अफेक्ट करते हैं डिजीज के लिए, रेस्पॉन्सिबल कौन कौन होते हैं। उसमें आपको पता चलेगा एनवायरमेंट में क्या है, फैक्टर्स है। ओके, आगे चलते अपन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। कम्युनिटी पढ़ ली हमने, कम्युनिटी देख ली क्या होती है, कम्युनिटी हेल्थ देख लिया क्या होता है। अब देखते हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग क्या होती है सर? तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इज अ स्पेशलाइज्ड फील्ड ऑफ नर्सिंग। ये एक स्पेशल फील्ड होता है किसका? नर्सिंग का। दैट फोकस ऑन प्रमोटिंग, जो किस पर फोकस करता है? प्रमोटिंग, preserving and improve health and well-being of individual and community within context to of their community. Okay, community health nurse work directly with individual population to provide health care, education and support, promote better health outcomes. देखो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग होती क्या है सर? तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग ये होती है एक ऐसी नर्सिंग की स्पेशलाइज्ड फील्ड होती है, या ब्रांच बोल सकते हैं, नर्सिंग की एक ऐसी ब्रांच जिसमें क्या कर रहे हैं वहां पे जो कम्युनिटी में लोग रह रहे हैं। अभी कम्युनिटी देख ली हमने क्या होती है, उनकी हेल्थ पर, उनकी हेल्थ को प्रमोट करना है, प्रिजर्विंग एंड इम्प्रूविंग, और उनकी हेल्थ को इंप्रूव करना है, उनको वेलबींग बनाना है, उनके लोगों को वेलबींग बनाना है। इन पर फोकस करना ही नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का एम होता है। मतलब कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है वो एक स्पेशलाइज्ड फील्ड होता है नर्सिंग का, जिसमें फोकस किया जाता है किस पर? प्रमोटिंग, प्रिजर्विंग एंड इंप्रूविंग हेल्थ। वहां पे जो लोग रह रहे हैं उनके हेल्थ पर फोकस रहता है। ठीक है, और कम्युनिटी हेल्थ नर्स है वो डायरेक्टली विद इंडिविजुअल एंड पॉपुलेशन टू प्रोवाइड, डायरेक्टली वर्क करती है वो। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है वो जाती है, कम्युनिटी हेल्थ नर्स है वो क्या है, कम्युनिटी हेल्थ नर्स है वो क्या करती है? होम, अब आपने देखा होम विजिट देखा, स्कूल हेल्थ सर्विस देखा, तो डायरेक्टली तो केयर है, डायरेक्ट जाके उनको केयर देना, केयर प्रोवाइड करना। ठीक है, ताकि उनकी हेल्थ है वो बेटर बन सके, प्रमोट बेटर हेल्थ। आगे आते हैं स्कोप्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के क्या क्या स्कोप्स हैं? अब स्कोप्स मतलब कि कहाँ कहाँ पर हम इसको काम में ले सकते हैं। फर्स्ट आता है होम केयर नर्सिंग। होम केयर नर्सिंग अभी हमने देख लिया, होम विजिट करती है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। केयर एट होम, घर पर ही उसको केयर प्रोवाइड करना। ठीक है, दूसरा आता है नर्सिंग होम। नर्सिंग होम केयर, हेल्थ सर्विस इन नर्सिंग होम्स, ट्रीटमेंट काउंसलिंग, नर्सिंग होम में भी केयर देती है। मेटरनल चाइल्ड हेल्थ, एमसीएच, पता है एमसीएच एंड फैमिली प्लानिंग का काम भी कौन करती है? कम्युनिटी हेल्थ नर्स करती है। इसके अंदर आता है एंटीनेटल, एंटीनेटल मतलब कि, ठीक है, पहले इंट्रानेटल के दौरान, और पोस्टनेटल मतलब कि बाद में, डिलीवरी बाद में। न्यू बोर्न केयर हो गया, रूटीन चेकअप्स एंड फैमिली प्लानिंग, ये काम भी कौन करती है? कम्युनिटी हेल्थ नर्स करती है। तो ये क्या हो गया? स्कोप्स हो गए इनके। फोर्थ आता है स्कूल हेल्थ नर्सिंग। स्कूल हेल्थ नर्सिंग मतलब कि स्कूल सर्विस पढ़ा हमने, वापस पढ़ेंगे, उसमें भी ये काम करती है। स्कूल के जो स्टूडेंट्स है, चिल्ड्रंस है, और जो भी स्टाफ है, उनकी हेल्थ पर
ये उनकी हेल्थ को प्रमोट करते हैं। ये जेरियाट्रिक नर्सिंग हो गया, जेरियाट्रिक मतलब कि जो एल्डरली लोग होते हैं, बड़े बूढ़े लोग होते हैं, उनकी केयर करता है ये। इंडस्ट्रियल नर्सिंग जैसे वर्क प्लेस हेल्थ सेफ्टी प्रिवेंशन, जो भी इंडस्ट्रियल में काम करते हैं, ऑक्यूपेशन हो गया, इंडस्ट्री में काम करते हैं, उनकी हेल्थ और सेफ्टी पर भी ये फोकस करती है। ओके, हेल्थ नेक्स्ट हेडिंग या नेक्स्ट टॉपिक आता है आपके पास, हेल्थ। अब देखो हेल्थ क्या होती है। नर्सिंग फाउंडेशन से हम पढ़ते आ रहे हैं, नर्सिंग फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से हम पढ़ते आ रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर से। हेल्थ 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 की डेफिनेशन देखो, हेल्थ क्या होता है। हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फॉर्मिटी। कि हेल्थ का मतलब क्या है, हेल्थ का मतलब एब्सेंस ऑफ डिजीज या इन्फॉर्मिटी ही नहीं कि भाई हमें डिजीज नहीं है तो हम हेल्थी है, ये नहीं है इसका मतलब। इसका मतलब क्या है, फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग हो, कोई भी पर्सन है वो, अगर उसको डिजीज नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हेल्थी है। उसको अगर फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग होगा वो, तो वो हेल्थी रहेगा, और इसी हम क्या बोलते हैं, हेल्थ बोलते हैं। अब इसमें एक बात याद रखना, आप स्पिरिचुअल नहीं है, इसमें स्पिरिचुअल नहीं है। हेल्थ के डेफिनेशन में नोट सेट में क्वेश्चन आया था एक बार, इसलिए बता रहा हूँ मैं तो आपको, क्योंकि अब आप थोड़े टाइम बाद में नोट सेट का तैयारी स्टार्ट करने वाले हो, मुझे पता है कुछ लोगों ने तो स्टार्ट भी कर दी होगी, तो इसलिए बता रहा हूँ मैं, स्पिरिचुअल नहीं है इसमें। क्या नहीं है, स्पिरिचुअल नहीं है डेफिनेशन में, क्वेश्चन था इसलिए। हेल्थ देख ली, लेवल ऑफ प्रिवेंशन। लेवल ऑफ प्रिवेंशन, किसी भी डिजीज से बचने के लिए क्या क्या प्रिवेंशन होते हैं, लेवल्स की बात करते हैं। उसके फर्स्ट आता है प्राइमोर्डियल लेवल। प्राइमोर्डियल लेवल, इसमें क्या करना है, हमें रिस्क से बचना है। अभी तक डिजीज नहीं हुई है, अभी तक ना तो डिजीज है हमारे पास, ना उसके रिस्क फैक्टर है हमारे पास। अब डिजीज ना हो, इससे इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट रहता है कि रिस्क फैक्टर भी ना हो। ठीक है, जैसे कि ज्यादातर डिजीज है वो आपने देखा होगा, ओबेसिटी आपने सुना होगा। ज्यादातर डिजीज मतलब कि जैसे डायबिटीज हो गया, रिस्क फैक्टर क्या है, चलो छोड़ो इन सबको छोड़ो, हम बात करते हैं टीबी की डिजीज। बड़ी अच्छी डिजीज है टीबी, सबसे ज्यादा इंडिया में पाई जाती है टीबी वर्ल्ड में। तो टीबी की बात करते हैं हम। टीबी है ट्यूबरक्लोसिस, इसका रिस्क फैक्टर क्या हो सकता है, सर स्मोकिंग हो सकता है, बिल्कुल स्मोकिंग हो सकता है रिस्क फैक्टर। सभी एग्री है, यस सर आई एग्री। तो सभी एग्री है कि टीबी का रिस्क फैक्टर क्या है, स्मोकिंग हो सकता है, स्मोकिंग टीबी का रिस्क फैक्टर है। तो अभी तक वो जिसको टीबी होनी है, अब होगी भी देखना, थोड़े टाइम में हो जाएगी उसको टीबी, अभी तक उसको रिस्क टीबी नहीं हुई है, और ना ही वो स्मोकिंग करता है, वो स्मोकिंग भी नहीं कर रहा। ठीक है, सिगरेट वगैरह कुछ नहीं पीता वो। तो अब देखो हम क्या करें, अच्छा यार तो सिगरेट नहीं पीता, पीना भी नहीं चाहिए क्योंकि इससे टीबी हो जाती है। ठीक है, तो रिस्क फैक्टर क्या हो गया, स्मोक हो गया, स्मोकिंग क्या हो गया, रिस्क फैक्टर हो गया। तो इससे बचाना, उसको हमने क्या दे दी, हेल्थ एजुकेशन दे दी। हेल्थ एजुकेशन दे दी कि इसको नहीं पीना चाहिए, अच्छी बात है तुम नहीं पीते हो, हेल्थी लाइफस्टाइल दे दी चिल्ड्रन में। ठीक है, अब वो क्या करना स्टार्ट हो गया, सिगरेट पीना स्टार्ट कर दी उसने। क्या कर दी, सिगरेट स्टार्ट कर दी उसने। एक तो सिगरेट नहीं पी रहा, चलो छोड़ो, एक को तो नहीं पी रहा, दूसरा है वो स्मोकिंग करता है, स्मोकिंग करता है। तो अब हमें क्या है, डिजीज से बचना है। रिस्क फैक्टर है इसके अंदर, प्राइमरी में क्या आता है, रिस्क फैक्टर आ चुके हैं, रिस्क फैक्टर आ चुके हैं, लेकिन डिजीज से बचो, अब प्रिवेंट डिजीज। ठीक है, अब डिजीज से बचना है तो क्या करेंगे हम, इम्यूनाइजेशन कराएंगे। इम्यूनाइजेशन हो गया, सैनिटेशन, हेलमेट्स वगैरह, हेलमेट मतलब गाड़ी पे चल रहा है, हेलमेट मतलब कि गाड़ी पे चल रहा है, रिस्क है उसको गिरने का, एक्सीडेंट का रिस्क है। भाई पहली बात, गाड़ी की अगर हम देखें तो प्राइम मॉडल में क्या आएगा कि अच्छा है तुझे गाड़ी चलाना नहीं आती, तू गाड़ी नहीं चला रहा, तो रिस्क फैक्टर है नहीं उसके अंदर, नहीं है रिस्क फैक्टर, गिरने का कोई चांस ही नहीं है जब गाड़ी नहीं चला रहा तो। ठीक है, अब बाइक चलाना स्टार्ट कर दिया उसने, बाइक चला रहा है वो, तो गिरने के चांस है, गिरना क्या है, डिजीज हो गया, एक्सीडेंट क्या है, डिजीज हो गई। तो इस डिजीज से बचने के लिए हम क्या करेंगे, तो सर इस डिजीज से बचने के लिए हम हेलमेट पहनेंगे ताकि एक्सीडेंट ना हो। तो रिस्क फैक्टर है उसके अंदर, गाड़ी चला रहा है, रिस्क फैक्टर है। ठीक है, अब इससे डिजीज से बचे, एक्सीडेंट से बचे, तो हेलमेट यूज लो। ठीक है, सेकेंडरी में क्या आता है, सेकेंडरी में डिजीज हो गई उसको, सेकेंडरी में डिजीज हो चुकी है उसके, डिजीज हो चुकी है, तो अब उसका अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट करो। अब उसका ट्रीटमेंट करना है, गाड़ी से गिर गया वो, बाइक से गिर गया वो, क्यों, क्योंकि उसने हेलमेट नहीं पहन रखा था, हमने बोला हेलमेट पहनो, लेकिन नहीं पहना तो वो गिर गया, एक्सीडेंट हो गया उसका। अब हम उसको ट्रीटमेंट देंगे, डिजीज हो चुकी है, ट्रीटमेंट देंगे। जैसे कि एग्जांपल हो गया टीबी ट्रीटमेंट, अर्ली टीबी ट्रीटमेंट। अभी स्मोकिंग का एग्जांपल लिया था हमने, बीपी, डायबिटीज, कैंसर, इसको स्क्रीनिंग करना, जल्दी पता कर लेंगे तो जल्दी हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। टर्सरी में आता है डिजीज इट्स एंड स्टेज। इसमें क्या है, डिजीज अपनी
लास्ट स्टेज में रहती है, जैसे कि सर्जरी हो गया, कैंसर है उसकी सर्जरी होती है, फिजियोथेरेपी हो गया, कॉस्मेटिक सर्जरी, एम्पुटेशन, गाड़ी से गिर गया था लेकिन उसने इलाज भी नहीं कराया, ट्रीटमेंट सही तरीके से नहीं लिया, तो उसका एम्पुटेशन करना पड़ेगा, उसका पैर काटना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया टर्सरी में। तो ये होता है डिजीज का प्रिवेंशन, लेवल ऑफ प्रिवेंशन। नेक्स्ट आती है हेल्थ प्रॉब्लम्स या प्रोफाइल्स ऑफ इंडिया। प्रेजेंटली इंडिया इज एन स्टेट economically, demographical, and epidemiologically. In terms of health, India is suffering from burdens of disease. India is suffering from various diseases, but most commonly these are as following. वैसे तो इंडिया बहुत सारी डिजीज है उससे ग्रसित है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट है कॉमनली, वो कौन कौन सी हो गई? कार्डियोवास्कुलर हो गई, स्ट्रोक हो गई, रेस्पिरेटरी डिजीज हो गई, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंडिया में ट्यूबरक्लोसिस है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज हो गया, डायबिटीज हो गया, एल्जाइमर डिजीज हो गया, डायरिया, मेलिग्नेंट ट्यूमर्स हो गया, और कोविड हो गया। तो ये क्या हो गया? ये हो गया सर हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, आगे चलते हैं यूनिट नंबर 2 की तरफ। यूनिट 2 की तरफ, अब इसमें डायमेंशंस हो गया, डायमेंशंस आपको पता है, अभी बता दिया मैंने, फिजिकल, मेंटल, सोशल, ठीक है, स्पिरिचुअल हो गया, और एक एक और चीज आती है, कौन सी? कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट में कोई फिजिकल, मेंटल, ठीक है, वही चीज़ है जो हमने बात कर ली। उसके बाद में आता है हेल्थ प्लानिंग। यूनिट 2 की तरफ आ गए हम। हेल्थ प्लानिंग ए सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई। हेल्थ प्लानिंग क्या होती है? हेल्थ प्लानिंग सिस्टमेटिक प्रोसेस होती है किसकी? किसी भी डिजीज है या हेल्थ है, आइडेंटिफाई हेल्थ नीड्स ऑफ पीपल, कि लोगों को क्या चाहिए हेल्थ के बारे में, उसकी आइडेंटिफाई करना, सेटिंग प्रायोरिटीज, प्रायोरिटी को सेट करना, डिफाइनिंग गोल एंड ऑब्जेक्टिव, गोल और ऑब्जेक्टिव उसको डिफाइन करना, डेवलपिंग स्ट्रेटजी, इम्प्लीमेंटेशन या इम्प्लीमेंटिंग प्रोग्राम्स एंड इवैल्यूएटिंग रिजल्ट। इस सभी की क्या है? सिस्टमेटिक प्रोसेस होती है। ठीक है, टू इम्प्रूव हेल्थ स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज। किसी भी कम्युनिटी की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए जो जो भी प्रोसेस काम में ली जाती है उससे हम हेल्थ प्लानिंग बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। अब कौन कौन सी स्टेप्स काम में ली जाती है, तो वो हो गई ये चीजें। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। हेल्थ प्लानिंग एक बार और देख लेते हैं क्या होता है। हेल्थ प्लानिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग कम्युनिटी हेल्थ प्रॉब्लम्स, आइडेंटिफाई नीड्स, सेटिंग गोल्स, मोबिलाइजिंग रिसोर्सेज एंड डेवलपिंग स्ट्रेटजी फॉर इंप्रूविंग हेल्थ केयर डिलीवरी। जो भी मैंने आपको बताया पॉइंट्स में, वो यहाँ पर हमने लाइन टू लाइन लिख दिया। ठीक है, तो बेटर यही रहेगा कि आप ये याद रखें। ठीक है, ये याद रखना है आपको बेटर। ऑब्जेक्टिव ऑफ हेल्थ प्लानिंग। अब इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हेल्थ प्लानिंग के? तो फर्स्ट आता है टू प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ सर्विस टू ऑल, कि सभी को एक अच्छी हेल्थ सर्विस मिल सके, क्वालिटी हेल्थ सर्विस मिल सके सभी को, पहली चीज। दूसरा ये कि टू सेट प्रायोरिटीज अकॉर्डिंग टू कम्युनिटी नीड। क्या? कि पहले किस चीज की जरूरत है। ठीक है, वो बताया था ना मैंने आपको, डायरिया का एग्जांपल लिया था पिछली बार, कि एक को डायरिया हो रहा है, ठीक है, एक को पेन है, तो आप किसका इलाज करोगे, तो प्रायोरिटी क्या रखोगे आप? तो वो वाली बात है कि कम्युनिटी में क्या प्रायोरिटीज है उसके अकॉर्डिंग करो। टू रिड्यूस मॉर्बिडिटी एंड मोर्टिलिटी, मृत्यु दर और बीमारी की है वो कम करो, नंबर ऑफ डिजीज एंड नंबर ऑफ डेथ ये कम करो। टू प्रमोट हेल्थ एंड प्रिवेंट डिजीज, हेल्थ को प्रमोट करो और डिजीज को प्रिवेंट करो, रोको। ये इसके क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हेल्थ प्लानिंग के। अब हेल्थ प्लानिंग के क्या क्या स्टेप्स होते हैं? तो फर्स्ट आता है एनालाइज हेल्थ नीड्स और हेल्थ प्रॉब्लम। सबसे पहले हम क्या करेंगे? एनालाइज करेंगे हेल्थ नीड्स को या हेल्थ प्रॉब्लम्स को, कि क्या क्या हेल्थ प्रॉब्लम है, उसको एनालाइज कर दिया। उसके बाद में एस्टैब्लिशिंग प्रायोरिटीज, फिर प्रायोरिटीज है वो एस्टैब्लिश करेंगे, पहचानेंगे, फिर गोल सेट करेंगे, सेटिंग गोल करेंगे ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग, फॉर्मुलेटिंग कम्युनिटी हेल्थ एक्शन प्लान, फिर हम एक्शन लेंगे, फॉर्मुलेट करेंगे, मतलब एक्शन को, जो भी एक्शन लेना है उसको, एक्शन है मतलब एक तरीके से प्लानिंग करेंगे, एक्शन की प्लानिंग करेंगे कि हमें एक्शन लेना चाहिए। उसके बाद में एक्शन लेंगे हम, उसके बाद में मॉनिटरिंग करेंगे, फिर इवेल्युएट करेंगे कि हमने किया वो अच्छा किया, क्या आउटकम्स आया। ठीक है, ये होता है स्टेप्स ऑफ हेल्थ प्लानिंग। फिर आता है कमिटीज। तो पहली कमेटी आती है बोर कमेटी। क्या आती है? बोर कमेटी। तो बोर कमेटी अकॉर्डिंग टू जोसेफ बोर, बोर कमेटी है वो जोसेफ बोर नाम के एक पर्सन थे, इंडिविजुअल थे, पीपुल थे, उन्होंने बोर कमेटी दी। अब कमेटी क्या होती है? कमेटी एक एक्सपर्ट ऑफ मेंबर्स, कि इसमें क्या है, कुछ एक्सपर्ट लोग होते हैं वो कि मिलकर एक कुछ कमेटी बनाते हैं कुछ हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए, कि कैसे हम हेल्थ को इंप्रूव कर सकते हैं, वो होती है हेल्थ कमिटीज। तो उसमें पहली कमेटी आती है बोर कमेटी। बोर कमेटी है, इसके चेयरपर्सन बोल सकते हैं हम, कौन थे? जोसेफ बोर थे। ठीक है, ये दी थी 1946 में, 1946 में इसको, सॉरी 1946 में इसको लॉन्च कर सकते हैं, लॉन्च इन 1946। अब सुनो, इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया रिकमेंडेड प्राइमरी हेल्थ सेंटर
इंटीग्रेटेड क्यूरेटिव एंड प्रिवेंटिव सर्विस। इन्होंने कहा कि इन्होंने पहली चीज तो पीएससी पर ज़्यादा फोकस किया, क्योंकि रूरल एरिया है, वहाँ पर हेल्थ कैसे दे, तो पीएससी से ही देते हैं। अभी तो अर्बन में भी स्टार्ट कर दी पीएससी, अब किन्होंने स्टार्ट करी आगे देखते हैं। तो बोर्ड ने क्या कहा कि इन्होंने पीएससी पर फोकस किया, 3 टायर सिस्टम इन्होंने चलाए, ठीक है, सब सेंटर पीएससी सीएससी, ठीक है। अब सब सेंटर पे कितने होते हैं लोग, कितने पॉपुलेशन पर सब सेंटर होता है, और 3000 5000, ठीक है, हिली और प्लेन में, तो वो आपको बता रखा है और अभी देखेंगे आगे। और इन्होंने एक और बताया इंटीग्रेटेड क्यूरेटिव प्रिवेंटिव सर्विसेज। इन्होंने कहा कि प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव सर्विस दोनों एक साथ चलाई। सेकंड आता है मुडलियर कमिटीज 1962। इन्होंने सजेस्ट स्ट्रेंथिंग ऑफ पीएससी एंड रेफरल सर्विसेज। जो पीएससी इन्होंने स्टार्ट करी थी उनकी स्ट्रेंथ किसने बढ़ाई, मुडलियर ने बढ़ाई, मुडलियर ने बढ़ाई, और रेफरल सर्विस भी स्टार्ट करी। सब सेंटर है उनको रेफरल पीएससी पर कर सकते हैं, पीएससी वाले हैं सीएससी पर कर सकते हैं, तो रेफरल सर्विस के बारे में इन्होंने बताया। फिर आता है करतार सिंह कमेटी। करतार सिंह पंजाब के आदमी है सर, पंजाब के आदमी कुछ अलग काम करेंगे। अलग काम क्या करेंगे, इन्होंने एक तो कब आई थी, 1973 में आई थी, और रिकमेंडेड क्या कहते हैं इनके, मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर चलाए, जैसे कि मेल मल्टीपर्पज वर्कर हेल्थ वर्कर्स हो गया, और फीमेल मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर्स, जो कि जैसे एनएम हो गई, एलएचबी है, एनएम को इंट्रोड्यूस किया, एलएचबी है, इनको भी क्या किया, एलएचबी उनका रिप्लेस कर दिया। तो वो सब काम किसने किया, करतार सिंह ने किया। श्रीवास्तव कमेटी 1975 1975, इन्होंने ये लेकर आए कॉन्सेप्ट ऑफ रूरल हेल्थ प्रैक्टिशनर मेडिकल एजुकेशन रिफॉर्म्स। मतलब कि जो भी मेडिकल स्टूडेंट्स है, मेडिकल टीम है, उनको वेल ट्रेनिंग दी जाए, ठीक है, और रूरल हेल्थ प्रैक्टिशनर है उनके बारे में भी इन्होंने बताया, फोकस किया उन पर। फिर आता है हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इन इंडिया। अब सुनो, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इन इंडिया है, इसको 3 क्लासेस में हमने डिवाइड किया। सुनो किसमें, 3 क्लासेस में हमने इसको डिवाइड किया। कैसी कैसी क्लासेस में, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी। यहाँ पे समझते हैं, पहला आता है क्या, प्राइमरी लेवल, सेकेंड आता है सेकेंडरी लेवल, और थर्ड आता है टर्सरी लेवल, ठीक है। तो जो प्राइमरी लेवल था या प्राइमरी लेवल है, इसके अंदर क्या आता है, सब सेंटर एंड पीएससी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर आता है। सेकेंडरी लेवल है, इसमें क्या आता है, सेकेंडरी लेवल में आता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एंड सीएचसी आती है। टर्सरी है, इसमें आता है जैसे एम्स हो गया, स्टेट लेवल हो गया, एम्स हो गया, और एजुकेशनल मेडिकल हॉस्पिटल हो गया, जैसे वो सभी किसमें आते हैं, एडवांस लेवल के, वो आता है टर्सरी में। तो ये हो गई, हमने लेवल्स की बात कर ली। फर्स्ट पढ़ते अपन सब सेंटर के बारे में, जो कि प्राइमरी लेवल का है। फर्स्ट कॉन्टेक्ट पॉइंट बिटवीन कम्युनिटी एंड हेल्थ सिस्टम। पहला कॉन्टेक्ट पॉइंट कौन सा है, सब सेंटर है, क्योंकि सब सेंटर पे हेल्थ सर्विस भी रहती है और कम्युनिटी भी रहती है। कम्युनिटी आएगी मतलब, तो फर्स्ट कनेक्टेड पॉइंट कौन सा हो गया, कॉन्टेक्ट पॉइंट सब सेंटर होता है। स्टाफ कौन कौन से होते हैं, एनएम हो गया, मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर्स होते हैं। कवर 5000 पॉपुलेशन, 5000 लोग हैं, उनको कवर करती है ये। जबकि प्लेन बोल सकते हैं, फिर हम बोल सकते हैं अर्बन एरिया में 5000, और रूरल में 3000, या रूरल या हिली एरिया में, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर पीएससी है, तो ये 30,000 पॉपुलेशन कवर करता है, कहां पर, प्लेन एरिया में, और 20,000 कहां पर करता है, ट्राइबल एरिया में, या हिली एरिया में। स्टाफ की बात करते हैं तो इंचार्ज होता है, पीएससी का इंचार्ज होता है मेडिकल ऑफिसर, नर्स होती है, हेल्थ वर्कर्स होते हैं, सपोर्टिंग स्टाफ होता है जैसे लेबोरेटरी स्टाफ वगैरह। प्रोवाइड आउट पेशेंट ओपीडी केयर इसमें दी जाती है। इम्यूनाइजेशन और एमसीएस सर्विस है, वो भी इसमें प्रोवाइड की जाती है पीएससी में। नेक्स्ट आता है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, सीएचसी। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर तो 1 लाख से 1.2 लाख, या हम बोल सकते हैं 80,000 से 1,20,000, ठीक है, वो पॉपुलेशन सीएचसी पर पाई जाती है। सीएचसी उसको कवर करता है। बेड की नंबर हो गए 30 बेडेड, और मेडिसिन मतलब फिजिशियन हो गया, सर्जरी, ऑप्स गाई और पेडियाट्रिक्स, ये इसमें स्पेशलिस्ट पाए जाते हैं, स्पेशलिस्ट पाई जाती है। मतलब कि एक तो फिजिशियन बैठता है, एक सर्जन बैठता है, एक ऑब्स्ट्रक्टिव या गायनेकोलॉजिस्ट बैठता है, एक होता है इसमें, ठीक है, पीडिया। ये आ गई देखो, सर्जन, ये सर्विस हो गई। और कौन कौन से बैठते हैं, तो सर्जन हो गया, फिजिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियन, ठीक है। नर्स
और कौन कौन से होते हैं सपोर्टिव स्टाफ में बात करते हैं, नर्स हो गई, लैब टेक्नीशियन हो गया, फार्मासिस्ट हो गया, सपोर्ट स्टाफ मतलब कि वार्ड बॉय वगैरह हो गया। तो फिर आता है नेशनल हेल्थ मिशन, NHM। NHM है, NHM में दो मिशन आते हैं, एक तो NRHM, एक होता है NUHM। NRHM मतलब कि जो कि रूरल एरिया में सर्विस देते हैं, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। और NUHM में आते हैं नेशनल अर्बन, ठीक है, जो कि स्लम एरिया, सिटी के स्लम एरिया है वहाँ पर देते हैं, फोकस करते हैं। फोकस ऑन रूरल हेल्थ, जैसे सब सेंटर PSC CSC, ये तो एनआरएचएम आता है। फोकस ऑन अर्बन स्लम हेल्थ, देखिए जैसे कि UPSC हो गया, अर्बन PSC होता है, ठीक है, वो यहाँ पे आते हैं NUHM में। दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं ताकि डिफरेंस भी हो जाए हमारे पास और कंटेंट भी हो जाए, समझ में भी आ जाए। तो फर्स्ट आता है NRHM। NRHM की फुल फॉर्म नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, NUHM की नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। स्टार्ट कब हुआ? 2005 में ये हुआ, 2013 में स्टार्ट हुआ। NRHM है वो विलेज एरिया में पाया जाता है या उनके सर्विस देता है, और NUHM है वो सिटी या टाउन में सर्विस देता है। NRHM फोकस कौन किस पर करता है? तो रूरल पुअर वुमेन चिल्ड्रन, जो कि गरीब लोग हैं, वुमेन है और चिल्ड्रन है, उन पर फोकस करता है। जबकि NUHM किस पर फोकस करता है? अर्बन पुअर, स्लम, लेव्स, स्ट्रीट वर्कर्स, इन पर ये फोकस करता है। NRHM में मेन वर्कर्स कौन कौन सी होती है? तो आशा वर्क इन विलेज लेवल पर पोस्टेड होती है, वो होती है आशा, ठीक है। जबकि NUHM में एन अर्बन हेल्थ वॉलेंटियर्स, अर्बन सेंटर्स, इन पर ये वर्कर्स होते हैं। नेक्स्ट आती है यूनिट 3 के बारे में, ठीक है। वाटर बोर्न डिजीज, वाटर बोर्न डिजीज जो कि पानी से फैलती है वो होती है वाटर बोर्न डिजीज। मच ऑफ इल हेल्थ इन आवर कंट्री इज लार्जली ड्यू टू लैक ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, कि हमारी जो कंट्री है इसमें ज़्यादातर बीमारियां किससे फैलती है? सेफ ड्रिंकिंग वाटर ना पीने से, फिर उसकी कमी से फैलती है। वाटर इज सेड to be polluted or contaminated when it contain infected by and parasite agents, poisons, chemical substance, industrial और other wastage। कि भाई वाटर है वो पोल्यूटेड कब कहेंगे हम, या कंटामिनेटेड कब कहेंगे हम वाटर को? जब इट कंटेन, जब इसमें क्या हो? इन्फेक्टेड पैरासाइट्स हो, इन्फेक्टेड हो, इन्फेक्टिव एंड पैरासाइट्स एजेंट्स हो, पॉइजन्स हो, केमिकल सब्सटेंस हो, इंडस्ट्रियल और अदर वेस्टेज हो, तब हम किसी वाटर को क्या कहेंगे? पॉल्यूटेड कहेंगे। Waterborne disease caused by contamination and pollution of water, human and health may be affected by the ingestion of contaminated water either direct or through food। वाटरबोर्न डिजीज है, किसके कारण फैलती है? या तो हम जो पोल्यूटेड वाटर है वो पी ले, या यानी कि इंजेक्शन कर ले, या फिर डायरेक्टली या तो पी ले या फिर फूड के द्वारा इंजेक्शन करें। द टर्म वाटरबोर्न डिजीज इंक्लूड द क्लासिकल वाटरबोर्न डिजीज, द हेवीएस्ट बीइंग द डायरियल डिजीज। सबसे मोस्ट कॉमन डिजीज कौन सी है जो कि वाटरबोर्न डिजीज है? डायरिया डिजीज। वाटरबोर्न डिजीज में भी क्लासिफाइड एज फॉलो, जो कि मैंने आपको बताया था कौन कौन सी डिजीज है। वाटरबोर्न डिजीज कौन कौन सी है? जैसे कि डायरिया हो गई, टाइफाइड हो गया, ठीक है, बताया था मैं आपको। तो आगे चलते अपन RCA लेट्रिन, नेक्स्ट हेडिंग आती है, नेक्स्ट टॉपिक आता है RCA लेट्रिन। तो ये होता क्या है? ये जो रूरल एरिया है, रूरल कमिटी है, उनके लिए ये चलाया गया था। इसकी फुल फॉर्म होती है RCA लेट्रिन की, रूरल कम्युनिटी एक्सेप्टेबल, RCA लेट्रिन, ठीक है। RCA लेट्रिन वाज डेवलप्ड बाय रिसर्च कम एक्शन प्रोजेक्ट ऑफ द मिनिस्टर ऑफ हेल्थ। RCA लेट्रिन क्या है? एक डेवलप रिसर्च कम एक्शन प्लान है। RCA लेट्रिन रिसर्च कम एक्शन प्रोजेक्ट है जो कि किसके द्वारा चलाया गया था? मिनिस्टर ऑफ हेल्थ के द्वारा डेवलप किया गया था। RCA latrine has been accepted as suitable design for wide adoption in the country। अब इसका टाइप देख लेते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द RCA latrine। फर्स्ट वन इज सिंपल पिट्स, सेकंड ट्विन पिट्स, द थर्ड वन इज VIP latrine। जो VIP लोग होते हैं उनके लिए ये VIP मतलब कि वेंटिलेटेड इम्प्रूव्ड पिट। पिट मतलब क्या होता है? गड्ढा होता है। तो सिंपल पिट का मतलब क्या होता है? जिसमें केवल एक ही क्या हो? पिट हो, सिंगल पिट, सिंपल या सिंगल पिट। वन पिट फॉर वेस्ट के लिए केवल एक पिट हो, ठीक है, जैसे कि ये हो गया, ओके। अब ये केवल इतना सा देखो आप। दूसरा है ट्विन पिट।
मतलब कि 2 पिट्स यूज्ड अल्टरनेटेड सेफ कंपोस्ट फॉर्म, 2 गड्ढे का यूज लेपन, जैसे ये देखो एक ही हो गया एक ही हो गया, ठीक है। फिर आता है हमारे पास कौन सा, थर्ड वन आता है वीआईपी, वेंटिलेटेड इम्प्रूव पिट विद वेंटिलेशन पाइप टू रिड्यूस स्मेल एंड फ्लाइज। इसमें क्या है कि फ्लाई और स्मेल को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए एक वेंटिलेटेड पाइप लगाया जाता है। जैसे ये देखो आप, ये लगाया गया वेंटिलेटेड पाइप, ठीक है। ये किसका एग्जांपल है, ये पूरा अगर हम देखेंगे तो ये क्या हो गया, वीआईपी का हो गया। इसमें एक पाइप लगाया जाता है ताकि स्मेल वगैरह ना आए। नेक्स्ट आता है डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन मतलब कि जंगल है, जंगल को नष्ट कर देना। डिफोरेस्ट, फॉरेस्ट को लॉस, फॉरेस्ट का डिक्रीज और लॉस ऑफ फॉरेस्ट। डिफोरेस्टेशन इज सिंपल द लॉस और डिक्रीज ऑफ फॉरेस्ट, forest loss or decrease of forest. The huge area covered by forest are cut down for various purpose, कि जो बहुत सारा एरिया है, लार्ज एरिया फॉरेस्ट के द्वारा कवर किया जाता है, उसको अगर हम काट दें किसी पर्पज के थ्रू, बहुत सारे पर्पज है उनके थ्रू, अगर हम फॉरेस्ट का लार्ज एरिया हम क्या करते हैं, कट करते हैं, उसको अपन डिफोरेस्टेशन बोलते हैं। डिफोरेस्टेशन हैपन फॉर द क्रिएशन ऑफ स्पेस फॉर एग्रीकल्चर। किस किस पर्पज से हम डिफोरेस्टेशन कर सकते हैं, एग्रीकल्चर के पर्पज से, खेती करने पे उस जमीन पर पेड़ हटाओ और खेती करना स्टार्ट कर दो। बिल्डिंग बनानी हो, इंडस्ट्री बनानी हो, बिल्डिंग हाउसेज के लिए बनानी हो, फॉर मेनी अदर रीजन्स के लिए, अगर कोई अदर रीजन हो उनके लिए अगर हम फॉरेस्ट का डिफोरेस्टेशन करते हैं, यानी कि फॉरेस्ट को नष्ट कर दे, काट दे पेड़ वहां से, तो वो क्या कहलाता है, डिफोरेस्टेशन कहलाता है। डिफोरेस्टेशन कैन डिफाइन एज कटिंग डाउन ट्रीज दैट लीड द यूजेज ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर अदर पर्पज, ठीक है। डिफोरेस्टेशन डिफाइन हो सकता है कि कटिंग डाउन ट्रीज, पेड़ों को काट देना, जो कि किसी पर्पज, किसी अदर पर्पज के लिए फॉरेस्ट के जो पेड़ है उनको काट देना। इट कैन बी डिफाइन एज क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्टेड लैंड पर्पजली और नेचुरली, या तो वो नेचुरली हो या फिर किसी आर्टिफिशियली हो। भाई कभी कभी क्या होता है, नेचुरल डिजास्टर के कारण भी डिफोरेस्टेशन हो जाता है। द टर्म डिफोरेस्टेशन कॉमनली रेफर्स टू कटिंग डाउन ऑल और मोस्ट ऑफ द ट्रीज इन द फॉरेस्ट एरिया। तो डिफोरेस्टेशन टर्म है वो कॉमनली कहां पे यूज ली जाती है कि मोस्ट ऑफ ट्रीज, या तो ऑल, या तो पूरे फॉरेस्ट का पूरे पेड़, ऑल पेड़ है, ऑल ट्रीज है वो काट दो, या फिर ज्यादातर भाग है आप उसको एरिया को वो काट दो पेड़ों का, वो होता है डिफोरेस्टेशन। अब जैसे मैंने आपको बताया कि इसको 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, नेचुरल कॉज एंड मैन मेड। नेचुरल में क्या आएगा, नेचुरल में आएगा सम फैक्टर्स ऑफ नेचुरल ओरिजिन कैन कॉज डिफोरेस्टेशन। कौन कौन से हो सकता है, जैसे फॉरेस्ट फायर्स, जंगल में क्या हो जाए, अग्नि, आग लग जाए, जैसे फ्लोड्स हो गया, सुनामी वगैरह, डॉट्स वगैरह, मतलब बाढ़ आ जाए, सुनामी आ जाए, ठीक है, वो नेचुरल कॉज हो सकता है। मेन मेड में जैसे एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, इंडस्ट्रियल लैंड और कटिंग ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज और फॉर रेजिडेंटल पर्पस। एक्सपांसन करना एग्रीकल्चर के लिए, खेती करने के लिए, इंडस्ट्री के लिए, और वहां पे रहने के लिए उनको काटना, ये कौन सा होता है, मेन मेड होता है। आगे देखते हैं माल न्यूट्रिशन, यूनिट नंबर 4, माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन क्या होता है, माल न्यूट्रिशन हैज बीन डिफाइंड एज पैथोलॉजिकल स्टेट रिजल्टिंग फ्रॉम रिलेटिव और एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी और एक्सेस ऑफ वन और मोर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। देखो माल न्यूट्रिशन का मतलब कमी ही नहीं होती भाई, किसी न्यूट्रिएंट्स की, किसी एसेंशियल या नॉन एसेंशियल, सॉरी एसेंशियल न्यूट्रिशन है, जैसे कि विटामिन हो गया, प्रोटीन हो गया, इनकी कमी ही नहीं, अगर एक्सेस भी हो, अगर क्या हो, इनकी अधिकता भी हो, तो भी ये माल न्यूट्रिशन में गिने जाते हैं। तो माल न्यूट्रिशन इज अ हेल्थ प्रॉब्लम स्पेशली इन द चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर ऑफ एज। माल न्यूट्रिशन है वो मेनली 5 साल से जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर हेल्थ प्रॉब्लम है। ये अंडर न्यूट्रिशन, पहला आता है इसका टाइप अंडर न्यूट्रिशन, दूसरा आता है ओवर न्यूट्रिशन, तीसरा आता है स्पेसिफिक न्यूट्रिशन, स्पेसिफिक डेफिशिएंसी। फर्स्ट देखते हैं अपन अंडर न्यूट्रिशन। अंडर मतलब कि नीचे, तो क्या हो गई, इसमें कमी हो गई, इसमें क्या हो गई, कमी हो गई। दिस इज द कंडीशन इन विच result when insufficient food is eaten over an extended period of time, in extreme cases is called starvation। ठीक है, लंबे टाइम तक, एक्सटेंडेड टाइम, पीरियड ऑफ टाइम तक अगर क्या हो, किसी कोई भोजन है वो इनसफिशिएंट फूड हो, भोजन की कमी हो किसी भी उसमें
कमी हो रही है तो वो अंडर न्यूट्रिशन में आएगा। जैसे कि स्टारवेशन हो गया, जैसे व्रत करते हैं, फास्ट करते हैं, वो सभी किस में आएगा, भूख हड़ताल करते हैं जैसे, तो वो अंडर न्यूट्रिशन में आएगा। लंबे टाइम तक हम किसी फूड का अनएप्रोप्रिएट यानी कि इनसफिशिएंट अमाउंट ले रहे हैं तो अंडर न्यूट्रिशन में आएगा। ओवर न्यूट्रिशन मतलब कि वही लंबे टाइम तक, एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम भोजन को ज़्यादा ले रहे हैं, नॉर्मल अमाउंट से ज़्यादा रहे, कंजप्शन ऑफ एक्सेसिव फूड। ओवर इन द हाई इंसिडेंस ऑफ ओबेसिटी, कहाँ कहाँ देखने को मिलता है ये, ओबेसिटी में, एथेरोमा में, डायबिटीज में, इनमें ये कंडीशन देखने को मिलती है ओवर न्यूट्रिशन। स्पेसिफिक डेफिशिएंसी, इट इज अ पैथोलॉजिकल स्टेट रिजल्टिंग फ्रॉम अ रिलेटिव और एब्सोल्यूट लैक ऑफ इंडिविजुअल न्यूट्रिएंट्स। मतलब इसमें किसी एक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स की क्या हो जाए, कमी हो जाए। जैसे कि सपोज विटामिन है, विटामिन की कमी हो गई, बाकी सब तो पर्याप्त मात्रा में, लेकिन प्रोटीन की कमी हो गई मान लो, ठीक है, विटामिन की कमी हो गई, एनर्जी की कमी हो गई, प्रोटीन एनर्जी की कमी हो गई, तो वो पीईएम कहलाता है। तो वो ये वाला है स्पेसिफिक डेफिशिएंसी। माल न्यूट्रिशन इज मोर अमंग चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट वुमेन, किसमें ज़्यादा देखने को मिलता है, चिल्ड्रन में, प्रेग्नेंट में और वुमेन, प्रेग्नेंट वुमेन में। इट्स इफेक्ट आर क्वाशियोरकोर, मेरस्मस, बेरीबेरी, पेलिग्रा, गोइटर, रिकेट्स एटसेट्रा हो गया। जैसे ये तो क्या हो गया, पीईएम हो गया, बेरीबेरी विटामिन, ये विटामिन की कमी से हो गया, विटामिन की कमी से। गोइटर है, गोइटर किससे होता है सर, आयोडीन की, बिल्कुल। और रिकेट से विटामिन डी की कमी से हो गया, ये बेरी बेरी विटामिन बी की से हो गया, और क्या, ठीक है ना। एक स्कर भी हो गया विटामिन सी से। मिड डे मील प्रोग्राम क्या आता है, नेक्स्ट प्रोग्राम आता है मिड डे मील प्रोग्राम। मिड डे मील क्या होता है, जो कि स्कूल्स में चलाया जाता है, ये उनके न्यूट्रिशन को फुलफिल करने के लिए। द मिड डे मील प्रोग्राम्स इज अ गवर्नमेंट इनिशिएटिव in India that provide free cooked lunch to school children in government of India, गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल यानी कि प्राइवेट सेक्टर बोल सकते हैं अपन इसको, उनमें ये चलाया जाता है मिड डे मील प्रोग्राम। ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स में आता है क्यों चलाया जाता है इसका, हमें क्या गोल करना है, इसके क्या गोल को फुलफिल करना है। कि जो बच्चे हैं वहाँ पे पढ़ रहे हैं उनको न्यूट्रिशन स्टेटस है वो इंप्रूव हो सके, पहली चीज। जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, स्कूल चिल्ड्रन है, उनका न्यूट्रिशन इंप्रूव हो सके। इंक्रीज स्कूल एनरोलमेंट एंड अटेंडेंस, अगर स्कूल में खाना मिल रहा है तो सरकारी स्कूल में क्या होगी, एनरोलमेंट ज़्यादा होंगे, एडमिशन ज़्यादा होगा, अटेंडेंस ज़्यादा होगी। टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन एजुकेशन, न्यूट्रिशन एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। रीओरिएंटेशन ऑफ ईटिंग हैबिट्स को रीओरिएंटेड यानी सुधारने के लिए। और एक और आप यहाँ पे लिख सकते हो कि सोशली इक्वलिटी, सोशल इक्वलिटी, कि जो गरीब बच्चे हैं और अमीर बच्चे हैं सब साथ में बैठकर खाएंगे तो सोशल इक्वलिटी होगी वहाँ पे। ये ऐसे 5 ऑब्जेक्टिव हो गए इसके। आगे चलते अपन यूनिट नंबर 5 की तरफ, हेल्थ एजुकेशन। कहाँ पे आ चुके हैं अपन, यूनिट नंबर 5 पर आ चुके हैं, हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन इज द एनी कॉम्बिनेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस डिजाइन टू हेल्प इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज इंप्रूव देयर हेल्थ बाय इंक्रीजिंग देयर नॉलेज और अफेक्टिंग देयर एटीट्यूड। डब्ल्यूएचओ ने क्या डेफिनेशन दी कि हेल्थ एजुकेशन इज द पार्ट ऑफ हेल्थ केयर दैट इज कंसर्न विद द प्रमोटिंग हेल्थ बिहेवियर। चलो दोनों की डेफिनेशन देख ली, अब डेफिनेशन को समझो कि हेल्थ एजुकेशन क्या होता है। हेल्थ एजुकेशन द गिविंग नॉलेज, इंफॉर्मेशन, स्किल्स टू द इंडिविजुअल, कम्युनिटी एंड फैमिली टू improve their health, promote their health and preventing disease and better health practices। ये दी है मैंने डेफिनेशन, कोष्टक में लिख लेना, गिवन बाय मेरा नाम लिख दो, बिल्कुल आसान भाषा में कि हेल्थ एजुकेशन क्या होती है। हेल्थ एजुकेशन एक ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसी नॉलेज, ऐसी स्किल्स होती है जो कि इंडिविजुअल को हम देते हैं, कोई भी इंडिविजुअल हो गया जिसे हमने प्रोवाइड करी। अब उससे क्या होगा, उसकी हेल्थ प्रमोट होगी, इंप्रूव हो गई हेल्थ, और डिजीज से बचेंगे, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, ठीक है। कम्युनिटी को, फैमिली को, यार इंडिविजुअल को हमने ये इंफॉर्मेशन दी, उससे हमें हेल्थ एजुकेशन बोलेंगे। अब इसके पर्पस क्या क्या है, देखो हेल्थ एजुकेशन के पर्पस, एनकरेज पीपल टू अडोप्ट एंड सक्शन हेल्थ प्रमोटिंग लाइफस्टाइल एंड प्रैक्टिसेस, कि क्या हो, जो भी लोग इनको क्या कर रहे हैं, अडोप्ट करें, उनकी हेल्थ सुधरे, लाइफस्टाइल वो प्रमोट हो, डिजीज से बच सके। और क्या चाहिए हमें, बस यही चाहिए ताकि हमारे पास लोग कम आए नर्स के पास। प्रमोट द प्रॉपर यूज ऑफ हेल्थ सर्विसेज अवेलेबल ऑफ देम, प्रमोट प्रॉपर यूज ऑफ हेल्थ सर्विसेज, जो भी हेल्थ सर्विसेज हम चला रहे हैं, जैसे हेल्थ सर्विसेज चलाई हमने, हेल्थ प्रोग्राम चलाए हमने, उनका वो क्या कर सके, लाभ उठा सके, उनको यूज ले सके। इंद्रधनुष योजना चलाई जैसे, उनका वो क्या कर सके,
यूज ले सके इंद्रधनुष इम्यूनाइजेशन के लिए। प्रोवाइड न्यू नॉलेज, इंप्रूव स्किल्स एंड चेंज एटीट्यूड इन मेकिंग रेशनल डिसीजन टू सोल्व देयर ओन प्रॉब्लम्स। ठीक है, वो खुद की प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, उसके लिए उनकी नॉलेज बढ़ाओ, स्किल्स इंप्रूव करो, उनका एटीट्यूड चेंज करो ताकि वो खुद डिसीजन ले सके और अपनी प्रॉब्लम में सॉल्व कर सके। पार्टिसिपेशन टू अचीव हेल्थ डेवलपमेंट थ्रू इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट एट एवरी स्टेप फ्रॉम आइडेंटिफाई प्रॉब्लम टू सॉल्विंग देम। ठीक है, कि वो खुद की प्रॉब्लम को समझे, उनको सॉल्व कर सके और क्या चाहिए। ठीक है, इसमें कम्युनिटी शामिल हो, इंडिविजुअल शामिल हो और वो खुद का डेवलपमेंट कर सके। इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन के क्या क्या इंपॉर्टेंस होते हैं। अभी हमने पर्पज या एम देख लिया, अब देखते हैं इंपॉर्टेंस। तो इससे क्या होगा, इट इम्प्रूव द हेल्थ स्टेटस ऑफ पीपल, लोगों के क्या होगी, हेल्थ स्टेटस इंप्रूव होगा। दूसरा होगा, इट इनहेंस द क्वालिटी ऑफ डिजीज फॉर ऑल पीपल, सारे लोग उनको एक क्वालिटी ऑफ लाइफ जीने का मिलेगा। इट रिड्यूस प्रीमेच्योर डेथ, प्रीमेच्योर डेथ है वो कम होगी। अब एक बात बताओ, एक हाइजीन वाला अच्छा रहेगा या फिर एक बिना नहाए वाला अच्छा रहेगा? लोग आप बोलोगे सर डेली नहाए, बढ़िया साफ सुथरा रहे तो वो अच्छा लगता है, जबकि जो ये घूमते रहते हैं, कचरा उठाते रहते हैं, वो अच्छा लगेगा आपको, या फिर कोई ऑफिस जा रहा है वो अच्छा लगेगा? आप सर ऑफिस जाता है ना, ये अच्छा लगता है, पूरा मतलब रेडी होके जाता है, अप टू डेट रहता है। तो अगर उस जो कचरा उठा रहा है, अगर उसको हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड हो जाए, हाइजीन अच्छी रखे वो, ठीक है, तो वो भी उसकी तरह बन सकता है। तो यही एक क्वालिटी ऑफ लाइफ जीने का मौका मिलेगा। रिड्यूस मॉर्बिडिटी एंड मोर्टिलिटी, मॉर्बिडिटी और मोर्टिलिटी में डिफरेंस क्या होता है? मॉर्बिडिटी मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ डिजीज, और मोर्टिलिटी मतलब डेथ। अब कैसे याद रखोगे, एक काम करो, इसमें कंफ्यूजन होता है, इसके एक ट्रिक लिख लेते हैं, मोर्टे, MORT। ठीक है, मोर्टे ना, इसमें से एक काम करो आप, ये हटा दो, आर, क्या बन गया, मौत। मौत का मतलब क्या होता है, डेथ, मृत्यु। तो मोर्टिलिटी मतलब क्या हो गया, डेथ हो गया। ठीक है, ऐसे याद रखो आप, आर हटा दो इसमें से। इट इम्प्रूव द पीपल विथ नॉलेज एंड स्किल्स, इट गाइड द पीपल रिगार्डिंग प्रॉपर यूज ऑफ हेल्थ सर्विसेज। ठीक है, जो भी हेल्थ सर्विसेज चलाई गई है उनका प्रॉपर यूज कर सके, गाइड करना है लोगों को। इट ब्रिंग पॉजिटिव एटीट्यूड अमंग पीपल टुवर्ड हेल्थ, हेल्थ के लिए सबका पॉजिटिव एटीट्यूड रहे। इट हेल्प पीपल टू टेक डिसीजन टू सॉल्व देयर ओन प्रॉब्लम, ये हमने बात करी थी। नेक्स्ट आता है यूनिट नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। होम विजिट क्या होता है? होम विजिट क्या होता है, लोगों के घर पर जाकर उनको केयर देना, नर्सिंग केयर देना, ये क्या होता है, होम विजिट होता है। द होम विजिट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का एक मोस्ट इंपोर्टेंट एस्पेक्ट होता है ये। इट इज एसेंशियल बिकॉज ऑफ मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट आर फाउंड एट होम। एसेंशियल क्यों है ये? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो घर पर रहते हैं और वो जैसे वल्नरेबल है, वो आ नहीं सकते, घर से हॉस्पिटल तक नहीं आ सकते वो अपना इलाज कराने के लिए या रेगुलर चेकअप के लिए नहीं आ सकते। तो आप एक काम करो, उनको घर पर जाकर केयर प्रोवाइड करो। Home visit is an important activity of community health service. Therefore, providing health service at home an important feature of the CHN। ठीक है, तीनों चारों लाइन है, उसमें सेम बात कही गई है, बस अपना अपना नजरिया चेंज हो गया है। एडवांटेज ऑफ होम विजिटिंग, अब इसमें भी देखो वही बात आएगी। होम विजिट के एडवांटेज, होम विजिट क्रिएट ए गुड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन नर्स एंड फैमिली एंड बिल्ड गुड इमेज ऑफ नर्स। भाई देखो, अगर नर्स है वो कहाँ गई, होम पर गई, किसी के होम विजिट पर गई, तो लोगों से बात करेगी, उनके साथ बैठ के चाय पिएगी। ठीक है, पिएगा नर्स। ठीक है, यहाँ पर हम नर्स को सी लेकर मानते हैं, ठीक है, और पेशेंट को ही लेकर मानते हैं। तो जैसे नर्स गई, चाय वाय पी, उन्होंने आपस में बातें करी, तो जो पेशेंट है वो भी बताएगा कि सर या मैम मुझे ये प्रॉब्लम है और मैं अब इसका क्या इलाज करूँ, आप बताओ। तो फिर वो अपनी जो पूरी बातें हैं वो शेयर करेंगी, पेशेंट है वो शेयर करेगा, और जो नर्स है वो उससे फिर बताएगा, नर्स बताएगी कि ये इलाज करेंगे आपके लिए। ठीक है, तो उसमें एक दोनों में क्या है कि गुड रिलेशनशिप है या इमेज है उनकी बिल्डअप होगी नर्स की, फिर बोलेंगे वो कि यार ये नर्स अच्छी थी, पूरा हमारा इलाज किया इन्होंने। होम विजिट प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू रेंडर सर्विस टू द फैमिली मेंबर्स एज देयर ओन सराउंडिंग। होम विजिट प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू स्टडी एट द होम एंड फैमिली सिचुएशन। ओके भाई देखो, अगर नर्स गई वहाँ पे, कहाँ पे, उनके घर पे गई, तो उनको पता चला कि प्रॉब्लम कहाँ है, बीमारी कैसे फैल रही है, क्योंकि तुमने हाइजीन ही प्रॉपर नहीं कर रखी तो बीमारी तो फैलेगी। तो बोलेगी पहले ये साफ सफाई रखो, यहाँ पे हाइजीन मेंटेन रखो, अगर दोबारा राउंड पे मैं आऊँगी मुझे पूरी हाइजीन चाहिए, ऐसे बोलेगी नर्स, तो वो साफ सफाई रखेंगे। ये देखो यहाँ पानी, कूलर में पानी भर रखा है तुमने, बीमारी ऐसे तो फैल रही है, कितने दिन हो गए इसको भरे हुए, सफाई करो इसकी, कूलर की टंकी की सफाई करो।
ठीक है, पानी को ऐसे मत रखो भर के, गंदे पानी को मत रखो, अब ऐसे तो पानी तो भरेंगे। ठीक है, ऐसा बताया तो उन्होंने मेन प्रॉब्लम पता चली कि बीमारी कहाँ से फैल रही है। होम विजिट प्रोवाइड एन एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी टू इम्प्लीमेंट द नर्सिंग प्रोसेस। होम विजिट क्लियरिफाई ऑल डाउट रेस्ड बाय द फैमिली मेंबर्स। जो भी फैमिली मेंबर्स के बीच में जो भी डाउट्स हैं उनको वो पूरा क्लियर कर देगी। कि हम बैठते हैं आधे घंटे 15 मिनट बैठते हैं, आपके पास जो भी डाउट हो पूछ सकते हो। होम विजिट हेल्प टू प्रिवेंट एंड हैंडलिंग द प्रॉब्लम। होम विजिट हेल्प नर्स एंड फैमिली मेंबर्स टू मॉडिफाई द वे ऑफ देयर ओन वे। उनको खुद को समझने के लिए, उनकी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए एक अच्छा और मॉडिफाई वे है ये। होम विजिट आर कन्वीनियंट फॉर पेशेंट। होम विजिट आर बेस्ट ऑप्शन फॉर पेशेंट अनेबल टू ट्रेवल। मेन यही है इसका कि जो लोग आ नहीं सकते उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है ये। होम विजिट प्रोवाइड नेचुरल एनवायरनमेंट फॉर द डिस्कशन ऑफ कंसर्न एंड नीड। भाई देखो, घर पे बहुत सारे लोग बैठे हैं, अब वो घर पे क्या है कि अपने हिसाब से रहते हैं अच्छे। अब या अगर नर्स वहां पर ही जाएगी तो वो खुल के वो बता सकते हैं। भाई एक खुद की जगह पर तो बोलते हैं ना, खुद के इलाके में तो कुत्ता भी शेर होता है, वो वाली बात आ गई कि वो खुद के घर पर है तो वो कुछ भी पूछ सकते हैं उनके हिसाब से। जबकि अगर वो हॉस्पिटल जाए तो उनका एनवायरनमेंट अलग होगा, चेंज हो जाएगा एनवायरनमेंट। एक तो बहुत भीड़ रहेगी, ठीक है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो भीड़ रहती है, भीड़ रहेगी और वो अपने डाउट है वो क्लियरफाई नहीं कर पाएंगे। बैग टेक्निक, नेक्स्ट आती है बैग टेक्निक। जो भी नर्स है जिस बैग को लेके जाती है होम विजिट के दौरान या नर्सिंग प्रैक्टिसेस के दौरान जो भी बैग लेके जाती है उसे बैग टेक्निक बोलते हैं, उस टेक्निक को या उस प्रोसीजर को। बैग टेक्निक इज अ टूल by which the nurse perform nursing procedure with easy ease and define during the home visit. It save time बचाएगा, ये एनर्जी बचाएगा नर्स की, हेल्प टू रिकवरिंग इफेक्टिव नर्सिंग केयर ऑफ पेशेंट एंड फैमिली हेल्थ। बैग इज इन एसेंशियल एंड इन डिसिप्लिनेबल इक्विपमेंट ऑफ ए पब्लिक हेल्थ नर्स। देखो, बैग टेक्निक के क्या क्या फायदे हैं कि देखो, अगर हम बैग पहले से फुल जमा के लेकर गए, अरेंज करके लेकर गए हॉस्पिटल से ही कि ये तो हमने रख लिया स्टेथोस्कोप, ये हमने सीरिंज रख ली, ये हमने बीपी एपरेटस रख लिया, बीपी इक्विपमेंट रख लिया, ठीक है, इधर हमने कुछ इंजेक्शन रख लिए, इधर फिर साइड में हमने बैंडेज रख ली, जो भी हमें चाहिए, सैनिटाइजर रख लिया, ग्लव्स रख लिए, ठीक है, सब सेपरेट रख लिया, फुल एसेप्टिक टेक्निक का काम में लेकर। अब वहां पर गए हम, वहां पे गए, हमने देखा, सबसे पहले हमने ग्लव्स उठाए, ग्लव्स पहन लिए, कोई भी सपोज बीपी इक्विपमेंट है, बीपी इंस्ट्रूमेंट है वो लिया हमने, स्पेक्ट्रोमैनोमीटर लिया, बीपी चेक कर लिया हमने, क्या प्रॉब्लम है पूछ ली, कुछ इंजेक्शन लगाना हो तो वो लगा लिया हमने, ठीक है, ये हमारी प्रोसीजर हो गई, होम विजिट हो गया हमारे। एक तो ये हो गया, और जो भी असेप्टिक टेक्निक का काम में लिया हमने, और जो भी क्या हुए डिस्कार्डेड आइटम थे उसको हमने अलग कर दिया, या इन्फेक्टेड जो भी आइटम थे उसको हमने सेपरेट कर दिया साइड में, ताकि दूसरे इक्विपमेंट है वो क्या ना हो, खराब ना हो या फिर इन्फेक्टेड ना हो। एक तो ये हो गया। दूसरा, हम भर के लेकर गए, ऐसे ही डाल दिया बैग में, ठीक है, पूरा आइटम है वो बैग में डाल दिया, और कुछ याद आया कुछ याद नहीं आया, बस भर के लेकर चले गए। अब वहाँ गए, बैठ गए, हाँ भाई क्या प्रॉब्लम है सर, मेरे से दिक्कत आती है, ठीक है, चक्कर आते हैं, तो अब आपने सोचा बीपी चेक कर लेते हैं एक बार। चलो, अब आप उस बैग में, आपका जो थैला था, बैग था, उसमें बीपी इंस्ट्रूमेंट है वो ढूंढने लग गए कि कहाँ पे है बीपी इंस्ट्रूमेंट, कहाँ गया, यहीं तो रखा था मैंने, रखा भी था या नहीं रखा, ठीक है, फिर वो उठा लिया, एक ग्लव्स लेके गए, दूसरा लेके नहीं गए आप, इंजेक्शन तो ले गए लेकिन सीरिंज लेके नहीं गए आप, ठीक है, और लेकर गए तो आपको मिल नहीं रही वो बैग में, तो उनके फैमिली के सामने आपकी क्या इमेज रह जाएगी। और चलो लेकर भी गए, लगा लिया आपने, काम हो गया, और उसमें डायरेक्ट ऐसे डाल दिया आपने, उसको बैग में ऐसे डाल दिया, इन्फेक्टेड ही डाल दिया। एक तो आपने क्या सेफ्टी टेक्निक यूज नहीं ली, ठीक है, अब वो फैमिली वाले भी सोचेंगे कि यार कुछ आता तो है नहीं, खुद का सामान ही नहीं मिल रहा तो हमारा इलाज क्या करेंगे ये, ठीक है, तो आपकी इमेज खराब हो गई वहां पर। और असेप्टिक टेक्निक यूज नहीं लिया आपने, इन्फेक्शन फैला दिया वहाँ पे, टाइम उनको ढूंढने में आपको टाइम लग गया ज़्यादा, जबकि यहाँ पे सेव टाइम है, आपकी एनर्जी बच रही है यहाँ पर, ठीक है, आगे समझ में ये होता है। चलो, इट इज़ एसेंशियल ड्यूरिंग ईच होम विजिट, स्कूल एंड इंडस्ट्रियल विजिट टू डू सम नर्सिंग प्रोसीजर। कोई भी नर्सिंग प्रोसीजर कर रहे हो आप, स्कूल में कर रहे हो, होम विजिट में, इंडस्ट्री में कर रहे हो, तो आपको एसेंशियल है, जरूरी है ये। द कम्युनिटी बैग या बैग टेक्निक हेल्प डेमोन्स्ट्रेट सम नर्सिंग प्रोसीजर ड्यूरिंग होम विजिट। होम विजिट के दौरान अगर आप कुछ प्रोसीजर कर रहे हो, डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो, तो उसमें आपको ये हेल्प करती है
अब कैसे हेल्प करती है मैंने बता दिया आपको अभी एग्जाम्पल, एक तो भर के लेके गया है और एक बढ़िया अरेंज करके लेकर गया। द कम्युनिटी बैग एक्ट एज ए व्हीकल फॉर कैरिंग द टूल्स ड्यूरिंग होम विजिट। द होम विजिट या कम्युनिटी बैग या बैग टेक्निक एंड मटेरियल रिक्वायर आर केप्ट रेडी यूज एट एनी टाइम। बिल्कुल रेडी रहना चाहिए, किसी भी टाइम आप उसको यूज ले सको। द कम्युनिटी हेल्थ बैग इज नीडेड ड्यूरिंग ईच होम स्कूल, वही बात आ गई। एवरी स्किल्ड प्रोफेशनल नीड सम टूल्स और ऑफ इंस्ट्रूमेंट टू डू द प्रोसीजर ड्यूरिंग होम विजिट। ठीक है, कुछ आइटम्स वगैरह होते हैं जो कि चाहिए होते हैं वहां पर जाने के लिए हमें। एपिडेमियोलॉजी, व्हाट इज एपिडेमियोलॉजी? एपिडेमियोलॉजी क्या होता है? कोई भी डिजीज हुई है, जैसे कोविड हुआ, कोविड को क्यों हुआ, अब इसको कैसे रोके और किससे हुआ, इसके बारे में इंफॉर्मेशन देना एपिडेमियोलॉजी कहलाता है। It is a specific branch that deals study of disease in human population. Epidemiology is the study of disease, any disease as mass phenomena. ये किन्होंने दी थी? ग्रीन वुड ने दी थी ये। चलो सर, अब सुनो, अब आप सुनो मेरी डेफिनेशन कि एपिडेमियोलॉजी क्या होती है। कोई भी डिजीज हुई, अब वो क्यों हुई है, किससे हुई है और उसको रोकने के लिए हम क्या क्या करें, उन सभी के बारे में जो बताती है वो क्या होती है? एपिडेमियोलॉजी होती है। एपिडेमियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ मेडिसिन, लिखो, एपिडेमियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट इन विच, या ब्रांच ऑफ मेडिसिन इन विच स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज, पहली चीज, causes of disease and how to prevent या control, how to prevent or control this in specific community, individual और family। ठीक है, ये हो गया आपकी एपिडेमियोलॉजी की डेफिनेशन कि एपिडेमियोलॉजी क्या है। कि एपिडेमियोलॉजी एक ऐसी मेडिसिन की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज, कि डिजीज किस किस को फैली है, डिस्ट्रीब्यूशन हुई है किस किस को हुई है, या मतलब कि एज क्या है उसकी, कहाँ पे हुई है, ठीक है, कौन से एज ग्रुप को हुई है, मेल को हुई है, फीमेल को हुई है, उन सब के बारे में बताती है। डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। दूसरा था कॉज ऑफ डिजीज, दूसरा क्या था? कॉजेज ऑफ डिजीज, कि डिजीज हुई क्यों है, क्या कारण है, इसका रिस्क फैक्टर क्या है। तीसरा हो गया कि हम इसको कैसे रोके, प्रोग्राम हो गया इसमें। ठीक है, यूजेज ऑफ एपिडेमियोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी का यूज करके हम क्या क्या कर सकते हैं। द यूज ऑफ एपिडेमियोलॉजी आर डायरेक्टली लिंक्ड टू इट्स एम्स, जब इसका यूज है वो डायरेक्ट से एम से मिलते हैं। भाई हमारा एम्स क्या है, एम क्या है हमारा, एम कि ये हो गया कॉजेज ऑफ डिजीज क्या है उसको आइडेंटिफाई करना, तो वही इसके हो गए यूज हो गए। इट हेल्प्स द इन अंडरस्टैंडिंग, प्रिवेंटिंग एंड कंट्रोलिंग डिजीज पॉपुलेशन। अभी बताया मैंने डेफिनेशन में, जो मैंने अभी डेफिनेशन बोली है, अगर आपको वो समझ में आ गई या आपने लिख ली तो आपके पूरे एम और पूरी एपिडेमियोलॉजी क्लियर हो जाएगी। अभी अप्रोच पढ़ेंगे उसमें भी आपको उसी के अकॉर्डिंग बताऊंगा। मैं आपको तीन चीज बताई थी मैंने आपको, क्या बताई थी? तीन चीज, डिस्ट्रीब्यूशन, कॉजेज एंड हाउ टू कंट्रोल या प्रिवेंट इट। उस तीन के अकॉर्डिंग ही पूरी अप्रोच हो जाएगी, पूरी एपिडेमियोलॉजी चैप्टर हो जाएगा आपके। चलो यूजेस देखते हैं। इट आइडेंटिफाई कॉज ऑफ डिजीज, प्लानिंग एंड इवेल्युएटिंग हेल्थ सर्विसेज, डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, हेल्थ प्रमोशन, रिसर्च एंड नॉलेज डेवलपमेंट, स्टडी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज। देखो डेफिनेशन में था कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज को पता लगाने के लिए तो स्टडी कर लिया हमने। दूसरा था रिस्क फैक्टर, कॉजेज ऑफ डिजीज, तो आइडेंटिफाई कॉजेज ऑफ डिजीज। तीसरा था हमारे पास कंट्रोल कैसे करें, इस तो वो आ गया डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल हो गया। कंट्रोल होगा तो हेल्थ प्रमोशन हो ही जाएगा, हमारा हेल्थ इंप्रूव हो जाएगा। अब कंट्रोल करने के लिए हमें रिसर्च करनी पड़ेगी, रिसर्च करनी पड़ेगी, नॉलेज डेवलपमेंट होगा, आगे पूरा यूजेस। अप्रोचेस ऑफ एपिडेमियोलॉजी इंपॉर्टेंट है, अभी भी बता रहा हूँ, मॉडल पेपर लेके आऊंगा उसमें भी क्वेश्चन आएगा आपके पास। ये द अप्रोच ऑफ एपिडेमियोलॉजी आर द डिफरेंट वे एपिडेमियोलॉजिस्ट स्टडी एंड कंट्रोल डिजीज पॉपुलेशन। ठीक है, कि हम कैसे पॉपुलेशन को हम पॉपुलेशन में जो डिजीज है उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उनके बारे में बताता है ये। दे आर मेनली डिवाइडेड इनटू थ्री अप्रोच, तीन अप्रोच में हमने डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट वन इज डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी। डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी मतलब कि जैसे फर्स्ट लाइन बताई थी मैंने आपको, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज, ये बताता है कि किन लोगों को फैली है। पर्पज टू डिस्क्राइब द हु, वेयर एंड व्हेन डिजीज, मतलब कि फर्स्ट जो डेफिनेशन बताई थी आपको मैंने फर्स्ट में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज, उसके बारे में कौन बताता है? डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी बताता है। इट फोकस किस पर, कि जो डिजीज हुई है वो पर्सन में, प्लेस में और टाइम, किस टाइम पर हुई है, कौन सी जगह पर हुई है और कौन से पर्सन को हुई है, एज ग्रुप क्या है।
एग्जाम्पल, एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मलेरिया केस इन रीजन्स, ठीक है। दूसरा आता है एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी। एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी मतलब कि जो डिजीज हुई है उसका रिस्क फैक्टर क्या है उसको एनालिसिस करो। डिटरमिनेंट्स और कॉज ऑफ डिजीज, फोकस इन्वेस्टिगेशन व्हाई एंड हाउ ए डिजीज अकर। ये कोई डिजीज हुई है, क्यों हुई है, क्यों हुई है और कैसे हुई है। तो क्यों हुई है तो इसमें तो कॉज आ जाएगा, और क्यों हुई है तो रिस्क फैक्टर आ जाएगा, ठीक है। ये स्मोकिंग करता था इसलिए इसके टीबी हो गया या लंग कैंसर हो गया। एक्सपेरिमेंटल एपिडेमियोलॉजी, चलो डिजीज हो गई, अब इसको कंट्रोल कैसे करें। तो बहुत सारे हमने वैक्सीन ट्राई किए, कोविड के टाइम पे हमने बहुत सारी वैक्सीन ट्राई की, ट्रायल लिए कि ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है। तो पर्पस क्या हो गया, टू टेस्ट इंटरवेंशन और ट्रीटमेंट इन अ कंट्रोल्ड वे। उसको कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से ट्रीटमेंट या इंटरवेंशन काम में लिए उनको टेस्ट करना। फोकस की बात करते हैं तो डिटरमाइन द इफेक्टिवनेस ऑफ प्रिवेंटिव और थेरापेटिक मेजर्स। एग्जाम्पल हो गया टेस्टिंग ए न्यू वैक्सीन टू प्रिवेंट कोविड-19। नेक्स्ट आता है एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायल। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायल ये सब बताता है कि कोई भी डिजीज हुई है, जो भी डिजीज हुई है उसमें 3 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फर्स्ट वन इज एजेंट, सेकंड इज होस्ट, थर्ड वन इज एनवायरनमेंट। मेनी नंबर ऑफ स्पेसिफिक और एसोसिएटेड रिस्क आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अकरेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर डिजीज और हेल्थ प्रॉब्लम इन इंडिविजुअल। दे आर एज क्लासिफाइड 3 फैक्टर्स। फर्स्ट वन इज एजेंट, पॉजिटिव फैक्टर हो गया, होस्ट मतलब जिसको हुई है, और एनवायरनमेंट है ही। फिर आता है आईएमआर। आईएमआर क्या होता है, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट मतलब कि एक साल के अंदर 1000 में से कितने नंबर है जिनकी डेथ हुई है इन्फेंट की। तो इन्फेंट क्या होता है, एक साल से छोटे जो बच्चे होते हैं, ठीक है। कॉजेज ऑफ हाई आईएमआर, प्रीमेच्योर बर्थ हो गया, माल न्यूट्रिशन, इन्फेक्शन, पुअर मैटरनल केयर, ये ज़्यादा आईएमआर होने के चांसेस है। कोई प्रीमेच्योर 5-6 महीने में हो गया कोई बच्चा। एमएमआर, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट। मोर्टिलिटी मतलब कि बताया मैंने, मोर्टिलिटी टी टी मतलब क्या होता है, मौत, ठीक है। मोर्ट मोर्ट बताया था मैंने, मौत, मौत मतलब डेथ, तो डेथ किस में होगी, मोर्टिलिटी में होगी। और मोर्बिडिटी मतलब नंबर ऑफ डिजीज, द नंबर ऑफ मैटरनल डेथ, ठीक है, इनमें से कितने लोग मरे। हेमरेज मेन रीजन क्या क्या कॉज क्या क्या हो सकता है, हेमरेज हो सकता है, अनसेफ अबॉर्शन हो सकता है, मैटरनल इन्फेक्शन, शोक, हाइपरटेंशन, ये एमएमआर के कॉजेज हो सकते हैं। अब बात करते हैं एंडेमिक की बात। एंडेमिक क्या होता है, एंडेमिक मतलब कि द डिजीज शुड बी प्रेजेंट इन एंडलेस एरिया, फिक्स्ड रेगुलर और कांस्टेंट लोकल ज्योग्राफिकल एरिया। सपोज कोई डिजीज है वो केवल राजस्थान में हो रही है, या कोई डिजीज है वो केवल एमपी में हो रही है, तो एक स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया में हो रही है, ठीक है, वो एंडेमिक कहलाती है। एग्जाम्पल ये हो गया गोइटर, जैपनीज एन्सेफेलाइटिस और डिप्थीरिया। एपिडेमिक मतलब कि कोई डिजीज है वो लार्ज एरिया में हो रही है, जैसे कि अभी कोविड हुआ, कोविड सबसे पहले कहाँ पे हुआ था, चाइना में हुआ था, ठीक है, चाइना में हुआ था। तो चाइना या चीन में हुआ था, चाइना में हुआ था, तो वो पहले क्या था, एपिडेमिक था। लेकिन बाद में क्या हो गया, वो पेंडेमिक बन गया, ठीक है, होल वर्ल्ड में वो फैल चुका, वर्ल्ड वाइड हो गया वो, ठीक है। अब जो पेंडेमिक होता है इसके लिए वैक्सीन सर्टिफिकेट जरूरी होता है अगर हम किसी इंटरनेशनल ट्रैवलिंग करें। सपोज चाइना से अगर हम बाहर जा रहे हैं, इंडिया से अगर हम अदर कंट्री में जा रहे हैं, तो हमें वैक्सीन, जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट उसकी जरूरत पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है मलेरिया। क्या आता है, नेक्स्ट आता है 9th चैप्टर में मलेरिया। मलेरिया क्या होता है सर, कॉजेटिव एजेंट क्या होता है इसका, प्लाज्मोडियम होता है, प्लाज्मोडियम पैरासाइट। अब इसके भी प्लाज्मोडियम पैरासाइटिस के 4 सब टाइप होते हैं, ये सब 4 इसके टाइप होते हैं। फर्स्ट होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फेल्सिफेरम, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम ओवेल। तो अगर आपसे पूछे तो याद रखें, मोड ऑफ ट्रांसमिशन वेक्टर बोर्न होता है, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के थ्रू ये फैलता है। इंक्यूबेशन पीरियड का 10 से 14 दिन का होता है मलेरिया का। बाकी ज़्यादा डीप हम देखेंगे नहीं, पहले कंप्लीट सेपरेट अगर हमने क्लास ली थी, आपने देखा हो, उसमें हमने बहुत डीपली पढ़ाया था आपको। अभी रिविजन क्लास चल रही है। सिम्टम्स की बात करते हैं तो फीवर विद चिल्स, क्या क्या सिम्टम देखने को मिलता है, ठंड के साथ बुखार आएगा, पसीना आएगा, हेडेक, सर दर्द होगा, बॉडी पेन हो गई, वीकनेस हो गई। सीवियर केसेस में एनीमिया हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है, कोमा में भी जा सकता है पेशेंट। कौन सी कंडीशन में, जब प्लाज्मोडियम फेल्सिफेरम के थ्रू मलेरिया हो तो। हाउ टू प्रिवेंट मलेरिया, मलेरिया को कैसे रोकेंगे, तो मलेरिया को रोकने के लिए
मॉस्किटो कंट्रोल करो भाई, जिससे फैल रहा है उसको कंट्रोल कर दो। स्प्रे ऑल आउट वगैरह आती है, गुड नाइट वगैरह, वो लगाओ आप। यूज मॉस्किटो नेट्स, कोयल हो गया। अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, मेडिसिन दो सिम्टोमेटिक। सेकेंड आती है डेंगू। डेंगू या डेंगी पॉजिटिव एजेंट डेंगू वायरस होता है इसका। वेक्टर बॉर्न डिजीज होती है, एडिस एजिप्टी मॉस्किटो के थ्रू फैलती है। एडिस एजिप्टी है, इसको टाइगर एजिप्टी बोलते हैं, क्यों? क्योंकि इस पर पेचेस बने होते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड 4 से 10 दिन का होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन वेक्टर बोर्न होता है, वेक्टर का नाम होता है एडिस मॉस्किटो। सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलता है? सडन फीवर, हाई फीवर, अचानक तेज बुखार आएगा, हेडेक, पेन बिहाइंड आई, आंखों के पीछे दर्द होगा, जॉइंट एंड मसल्स पेन होगा, ब्रेक बोन फीवर भी बोलते हैं हम इसको, स्किन रेसेस, ब्लीडिंग इन सीवियर केसेस। सीवियर केसेस डेंगू। अब इसके हमने टाइप देखे थे पहले, डेंगू, हेमरेजिक फीवर, डेंगू शॉक सिंड्रोम, ठीक है। डायग्नोसिस NS1 प्लस IgM और लो प्लेटलेट्स काउंट से हम इसको डायग्नोसिस कर सकते हैं। कंफर्मेटेड डायग्नोसिस होता है NS1 प्लस IgM। ट्रीटमेंट हम नो स्पेसिफिक मेडिसिन, कोई स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं चाहिए, पैरासीटामोल से काम चल सकता है, PCM से काम चल जाएगा। प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स एंड रेस्ट करो। अवॉइड एस्पिरिन, एस्पिरिन को अवॉइड करो, क्यों? क्योंकि इसमें प्लेटलेट्स, पता है आपको क्या होता है प्लेटलेट से? फिर मॉनिटर एनी वार्निंग साइन, अगर कोई वार्निंग साइन हो तो आप मॉनिटर करो और अपने डॉक्टर से क्या करो? कंसल्ट करो। लेप्रोसी क्या आती है? लेप्रोसी। लेप्रोसी का पॉजिटिव एजेंट कौन होता है? माइकोबैक्टीरियम लेप्री। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और माइकोबैक्टीरियम लेप्री दो स्पेसीज थी, बताया था मैंने आपको। माइकोबैक्टीरियम लेप्री से तो लेप्रोसी होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से, सॉरी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका प्रोलॉन्ग्ड क्लोज कॉन्टेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, इन्फेक्टेड पर्सन के साथ कॉन्टेक्ट में रहे लंबे समय तक तो लेप्रोसी होगा। स्किन कॉन्टेक्ट और नेजल ड्रॉपलेट्स के थ्रू। 2 से 5 साल का इंक्यूबेशन पीरियड होता है, कैन बी अप टू 20 ईयर, ये 20 साल तक भी हो सकता है। जितने भी डिजीज है सबसे ज्यादा इंक्यूबेशन पीरियड किसका होता है? अगर आपसे पूछे तो वो होता है लेप्रोसी। ऑल ओवर डिजीज, जितने भी डिजीज है सबसे ज्यादा इंक्यूबेशन पीरियड होता है लेप्रोसी का, और सबसे कम होता है कोलेरा का, ठीक है। किसका? कोलेरा का। सिम्टम्स लाइट और रेडिश स्किन पैचेस विद लॉस ऑफ सेंसेशन, जहां पर भी हो रहा है ये तो वहां पर क्या होगा? रेसेस होगा, सेंसेशन वहां का लॉस हो जाएगा। नंबनेस इन हैंड्स एंड फीट, हाथ पैरों में नंबनेस हो जाएगी। थिकन नर्व्स, नर्व थिक हो जाएगी। डिफॉर्मिटीज इन एडवांस केसेस, ठीक है, एडवांस केसेस में डिफॉर्मिटीज हो जाएगी। ट्रीटमेंट क्या करेंगे? तो ट्रीटमेंट ये कर देंगे, याद रखें ये वाली डिजीज आपको याद रखनी है मेन, डेप्सोल। इसके साथ साथ ये तो मेडिकेशन हो गई। अर्ली डिटेक्शन एंड कंप्लीट ट्रीटमेंट करो। हेल्थ एजुकेशन, रिड्यूस स्टिग्मा। BCG गिव्स पार्शियली प्रोटेक्शन, ठीक है, BCG भी दे सकते हैं अपन। फिर आता है ट्यूबरकुलोसिस, TB। ट्यूबरकुलोसिस, व्हाट इज ट्यूबरकुलोसिस? ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है? TB होता है, जो कि बहुत अच्छी डिजीज होती है एक तरीके से, आपके पढ़ने के लिए अच्छी है, लेकिन है बहुत भारी चीज। इसका पॉजिटिव एजेंट होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, बात कर ही ली हमने। मोड ऑफ ट्रांसमिशन वो ड्रॉपलेट होता है, थ्रू, कफ के थ्रू, स्नीज के थ्रू, और स्प्लिट जो थूक होता है, थूकते हैं, थूक के थ्रू ये फैलता है। इंक्यूबेशन पीरियड 7 से 12 दिन का होता है, 7 से 12 वीक का होता है, ना कि दिन का। 4 से 12, ठीक है, 4 से 12 वीक। ये भी दो टाइप की होती है, प्राइमरी पल्मोनरी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी। पल्मोनरी में केवल लंग्स अफेक्टेड होता है, एक्स्ट्रा पल्मोनरी में लंग्स के साथ साथ ऑर्गन भी अफेक्ट रहते हैं। सिम्टम्स देखने को मिलता है कफ फॉर मोर देन 2 वीक्स, 2 वीक से ज्यादा कफ हो। फीवर स्पेशली एट नाइट, रात में फीवर हो गया, वेट लॉस हो जाएगा, ठीक है। लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख नहीं लगेगी, नाइट स्वीट, वीकनेस हो गई। स्पुटम माइक्रोस्कोपिक कंफर्मेटरी डायग्नोसिस कौन सा होता है? स्पुटम माइक्रोस्कोपिक होता है। इसी के साथ साथ CB नॉट कराएंगे, चेस्ट एक्सरे और मेंटोक्स टेस्ट, ये भी हम करवा सकते हैं, लेकिन कंफर्मेटरी पूछे तो वो होता है स्पुटम माइक्रोस्कोपिक। और सेकेंड मोस्ट चॉइस कौन सी होती है? सेकेंड मोस्ट बेस्ट चॉइस होती है CB नॉट। ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन, तो डोज थेरेपी हो गया। BCG वैक्सीन एट बर्थ, बर्थ के टाइम पे BCG वैक्सीन लगाओ, लगती है एट बर्थ पर। कहाँ पे लगती है? लेफ्ट अपर आर्म पे लगती है सर, और वो वैक्सीन है वो स्कार छोड़ देती है, हम पढ़ेंगे वैक्सीनेशन में अच्छे तरीके से। अर्ली डिटेक्शन एंड कंप्लीट ट्रीटमेंट, कवर माउथ वाइल कफिंग, ठीक है, खांस रहे हो तो मुंह है वो कवर कर लो आप। गुड वेंटिलेशन एंड सनलाइट। नेक्स्ट आता है HIV या एड्स। HIV एड्स बोथ आर डिफरेंट, दोनों क्या है? अलग अलग है, सेम नहीं है। HIV पॉजिटिव एजेंट होता है और एड्स बीमारी है। HIV की चौथी स्टेज या एंड स्टेज क्या कहलाती है? एड्स कहलाती है। पॉजिटिव एजेंट्स कौन सा होता है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस।
HIV की टारगेट सेल कौन सी होगी? CD40 सेल हो गई। इंक्यूबेशन पीरियड होता है 2 से 10 साल का। मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे बताइए? अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, शेयरिंग इन्फेक्टेड निडल एंड सिरिंज, मदर टू चाइल्ड, वर्टिकल बोलते हैं इसको अपन, वर्टिकल ट्रांसमिशन, ट्रांसप्लेसेंटल, लॉन्ग टर्म फीवर हो गया, वेट लॉस हो गया। ठीक है, सबसे बहुत ज्यादा वेट लॉस होता है इसमें, 50% तक हो जाता है वेट लॉस। इसे ही हम क्या बोलते हैं? स्लिम डिजीज बोलते हैं। स्लिम डिजीज किसे बोलते हैं? एड्स को बोलते हैं। वीकनेस, फैटिग हो गया, फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन से टीबी, न्यूमोनिया, स्किन इन्फेक्शन एटसेट्रा हो सकते हैं। एलिजा टेस्ट हो गया, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट हो गया, CD40 काउंट से हो सकता है जो कि 200 से कम हो जाए तो CD40 काउंट। कंफर्मेटिव डायग्नोसिस वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट होता है। ट्रीटमेंट क्या करेंगे? तो आर्ट लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट, आर्ट की फुल होती है ART, मतलब कि एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। इंप्रूव इम्यूनिटी एंड प्रोलॉन्ग लाइफ, यूज कॉन्डम्स ड्यूरिंग सेक्स, यूज स्टेराइल नीडल, स्क्रीन ब्लड बिफोर ट्रांसमिशन, स्क्रीनिंग करो ब्लड ट्रांसमिशन से पहले, प्रिवेंट मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन बाई आर्ट। ART के थ्रू, ART में आता है जिडोवुडिन आता है, याद हो आपको तो। हेल्थ एजुकेशन एंड अवेयरनेस भी कर सकते हैं हम। नेक्स्ट आता है मीजल्स। क्या आता है? मीजल्स। मीजल्स क्या होता है सर? मीजल्स का पॉजिटिव एजेंट होता है मीजल्स वायरस या पैरामेक्सो वायरस, पैरामेक्सो ग्रुप, पैरामेक्सो वायरस होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयरबोर्न या ड्रॉपलेट्स इन्फेक्शन होता है। इंक्यूबेशन पीरियड 10 से 14 दिन का होता है। सिम्टम देखने को मिलते हैं फीवर, कफ, कोल्ड, रनी नोज, रेड आइज हो गया। कोप्लिक स्पॉट किस में देखने को मिलता है? कोप्लिक स्पॉट देखने को मिलता है मीजल्स में। रेसेस है, स्टार्ट ऑन फेस देन स्प्रेड बॉडी। अब एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है मीजल्स से निकल के आती है? थी प्रोड्रोमल, प्रोड्रोमल स्टेज में देखने को मिलता है क्या? क्लासिकल साइन एंड सिम्टम देखने को मिलते हैं मीजल्स के, जबकि नॉर्मल तो क्या है? साइन एंड सिम्टम्स, नॉर्मल साइन एंड सिम्टम देखने को मिलते हैं सभी डिजीज में, लेकिन क्लासिकल साइन एंड सिम्टम्स इसमें देखने को मिलते हैं। ट्रीटमेंट MMR की वैक्सीन लगाओ, बाद में MR लगा दो, ठीक है, UIP के अकॉर्डिंग लगाना है। नो स्पेसिफिक एंटीवायरल, सपोर्टिव फ्लूइड जैसे फ्लूइड दे दिया, रेस्ट, विटामिन A, फीवर मेडिसिन ये दे दो। फिर आता है RNTCP। RNTCP एक प्रोग्राम था जिसको बाद में नाम चेंज कर दिया RNTEP। RNTCP 1997 में स्टार्ट हुआ, इसका नाम था रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। क्या? कंट्रोल प्रोग्राम, लेकिन बाद में इसको कंट्रोल को ना कर एलिमिनेशन कर दिया कि पहले तो हमने कंट्रोल कर दिया, लेकिन अब क्या करना है? हमें एलिमिनेट करना है 2025 तक, जो कि चल रही है आपके NTP का, ठीक है। स्ट्रेटेजी क्या थी? डोट्स, डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट, शॉर्ट कोर्स। प्रोवाइड फ्री डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट फॉर टीबी पेशेंट। जो भी टीबी का पेशेंट है उसको फ्री में डायग्नोसिस कराओ और दवाइयाँ दो फ्री में, ट्रीटमेंट प्रोवाइड करो। IDSP इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस प्रोग्राम लॉन्च हुआ 2004 में। इसका एम था कि जितने भी डिजीज है उनको क्या करो? डिटेक्ट करो, उन पर नजर रखो, सर्वेलेंस करो, ताकि हम उसको ट्रीट कर सके। हेल्प इन अर्ली वार्निंग एंड प्रिवेंशन ऑफ एपिडेमिक्स, जैसे एंटेरिक फीवर हो गया, डायरिया हो गया, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो गया, स्केबीज हो गया, मलेरिया हो गया, वो सभी इसमें आते हैं। नाको, नाको, नाको है, नाचो नाचो नहीं, नाचो 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 नहीं, नाको। नाको क्या है? नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, और ये तो ऑर्गेनाइजेशन है, सॉरी, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, और वो प्रोग्राम क्या था? NACP था, जो कि नाको के अंडर चलाया गया। स्टार्ट हुआ 1992 में, 1992 में। इसका एम क्या था? प्रिवेंशन एंड कंट्रोल HIV एड्स इन इंडिया। इंडिया के अंदर HIV एड्स है उसको कंट्रोल करो, प्रिवेंशन करो। अवेयरनेस एंड एजुकेशन, कॉन्डम प्रमोशन हो गया, ब्लड सेफ्टी एंड ART, जो हमने बात करी ली अभी एड्स पर हमने। फिर आता है नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, इसमें NVDBP, NVBDCP, मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, चिकनगुनिया, फेलरसिस, जैपनीज इंसेफेलाइटिस, कालाजार, इन सबको क्या करना है? जो वेक्टर बोर्न डिजीज है उन पर नजर रखनी है और उनको क्या करना है? प्रिवेंट करना है। एम क्या था? प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वेक्टर बोर्न डिजीज थ्रू इंटीग्रेटेड अप्रोच। फिर आता है हमारे पास कौन सा? 10th चैप्टर, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। हाइपर टेंशन, हाइपर टेंशन क्या होता है? ब्लड प्रेशर क्या हो जाए? ज़्यादा हो जाए ब्लड प्रेशर, मतलब कि ये हो गया ब्लड वेसल्स पे जो ब्लड के द्वारा लगाया गया प्रेशर क्या कहलाता है? ब्लड प्रेशर कहलाता है। फार्मा में मस्त अच्छे तरीके से हमने इसकी ड्रग्स पढ़ी थी, पूरी एक एक चीज समझ के पढ़ी थी, याद हो आपको। मीनिंग की बात करते हैं, कंडीशन वेयर प्रेशर ऑफ ब्लड इन द आर्टरीज इज हायर देन नॉर्मल। नॉर्मल से क्या हो जाए? ज़्यादा हो जाए। ब्लड प्रेशर नॉर्मल कितना होता है? तो सर ये तो नॉर्मल सी बात है, 120/80 होता है नॉर्मल।
ठीक है, नॉर्मल बताया था आपने। तो नॉर्मल से अगर ज़्यादा हो जाए तो वो क्या कहलाता है, हाइपरटेंशन कहलाता है। और ऐसा कब होगा, स्ट्रेस में, टू मच साल्ट, ओबेसिटी, लैक ऑफ एक्सरसाइज, फैमिली स्टेयर, स्मोकिंग, ऐसी कंडीशन में हाई देखने को मिलता है। साइन एंड सिम्टम्स क्या देखने को मिलेगा, हेडेक हो गया, डिजीनेस, ब्लड विजन, नोज ब्लीडिंग, जिसे अपन बोलते हैं एपिस्टेक्सिस। प्रिवेंट कैसे करें, रिड्यूस साल्ट, नमक कम कर दो, एक्सरसाइज स्टार्ट कर दो, जो भी रिस्क फैक्टर थे उसका उल्टा कर दो, स्ट्रेस लेना बंद कर दो, एंजाइटी कम कर दो, अवॉइड स्ट्रेस, नो स्मोकिंग, एल्कोहल, टेक बेबी मेडिसिन रेगुलरली, एमलोडिपिन वगैरह आती है ना। डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज मेलाइटस क्या होता है सर, ए कंडीशन इन विच ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई बिकम हाई, ग्लूकोज लेवल क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए। और ज़्यादा कब होगी है, जब द बॉडी डज नॉट मेक इनफ इंसुलिन, या तुम्हारी बॉडी है इनफ इंसुलिन नहीं बनाए, अगर बना भी रही है तो उसको काम में नहीं ले रही सही तरीके से। साइन एंड सिम्टम देखने को मिलते हैं, एक्सरसाइज, एक्सेसिव थ्रस्ट, प्यास लगेगी ज़्यादा, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, बार बार यूरिनेशन जाओ, इच्छा होगी मतलब ना यूरिन की, इंक्रीज हंगर, टायर्डनेस होगी, वेट लॉस हो गया। टाइप देख लेते हैं, टाइप 1 टाइप 2, दो टाइप के होते हैं ये। टाइप 1 में देखने को मिलता है द बॉडी डज नॉट मेक इंसुलिन, जब क्या हो, बॉडी इंसुलिन नहीं बनाए, पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नहीं बनाए, तो वो टाइप 1 होता है। और टाइप 2 क्या होता है, जब बना तो रही है लेकिन काम में नहीं ले रही, वो टाइप 2 में आता है। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल कैसे करें, हेल्दी डाइट दो, रेगुलर एक्सरसाइज, मेंटेन हेल्दी वेट, टेक मेडिसिन, इंसुलिन एडवाइस, रेगुलर ब्लड शुगर चेक करो। सर्वाइकल कैंसर क्या आता है, सर्वाइकल कैंसर, कैंसर क्या है जिसमें सेल की नंबर क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, पढ़ा था हमने। सर्वाइकल कैंसर का होता है, सर्विक्स में होता है सर, बिल्कुल पढ़ते तो हो तुम यार। सर्विक्स क्या होता है, लोअर पार्ट ऑफ द वुम या यूट्रस का लोअर पार्ट होता है। मेन कॉज क्या होता है इसका, एचपीवी वायरस होता है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। साइन एंड सिम्टम्स, एबनॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग हो गई, पेल्विक पेन, फोल स्मेलिंग डिस्चार्ज, पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स, इंटरकोर्स के दौरान पेन होगा। प्रिवेंशन क्या करें, प्रिवेंशन के लिए हम एचपीवी वैक्सीन लगाएंगे, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वैक्सीन, रेगुलर पेपिस्मियर एंड वाया टेस्ट। पेपिस्मियर नाम सुना है आपने, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी अवेलेबल है ये सुविधा। सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस, अवॉइड स्मोकिंग। ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है, मीनिंग कैंसर दैट बिगिन इन द ब्रेस्ट सेल्स, ब्रेस्ट सेल के अंदर कैंसर होता है तो ब्रेस्ट कैंसर कहलाता है। वो कब देखने को मिलता है, इंक्रीज एज, 50 प्लस अगर कोई है तो उसमें ज़्यादा देखने को मिलेगा ये कंपेयर छोटे एज में। फैमिली हिस्ट्री हो गया, ओबेसिटी हो गया, अर्ली मेंस्ट्रुएशन, लेट मेनोपॉज, नॉट ब्रेस्ट फीडिंग, कोई ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर रहा है तो उसमें ब्रेस्ट कैंसर देखने को मिलता है। हीमो हार्मोनल थेरेपी हो गया। साइन एंड सिम्टम्स में आता है लंप इन ब्रेस्ट, ब्रेस्ट में लंप हो, चेंज इन द साइज और शेप, निप्पल डिस्चार्ज, स्किन डिम्पलिंग और रेडनेस हो गया, पेन हो गया समटाइम। प्रिवेंशन या अर्ली डिटेक्शन कैसे करेंगे, तो मंथली ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, बीएसई पढ़ाया था मैंने आपको, बीएसई ठीक है, बीएसई पढ़ाया, टीएसई पढ़ाया, सब पढ़ाया, भूल ना जाना। क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जाम हो गया, मेमोग्राफी, 40 प्लस एज है, मेमोग्राफी, मेंटेन हेल्दी लाइफस्टाइल, एनपीसीडीसीएस, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर स्ट्रोक, नॉन कम्युनिकेबल के लिए है। स्क्रीनिंग फॉर डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओरल और ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर के लिए स्क्रीनिंग कराओ, डायबिटीज के लिए कराओ, हाइपरटेंशन के लिए कराओ। और इस प्रोग्राम के अंदर एनसीडी क्लिनिक एट पीएससी, सीएससी एंड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एनसीडी क्लिनिक स्टार्ट करो। लाइफ स्टाइल सुधारो, लाइफ स्टाइल काउंसलिंग करो, डाइट हो गया, एक्सरसाइज हो गया, टोबैको, एल्कोहल सेजन हो गया, इन सभी के बारे में किसने बताया था, इस प्रोग्राम ने बताया था, एनपीसीडीसीएस ने। लास्ट चैप्टर आता है स्कूल हेल्थ सर्विसेज, कौन सा था, स्कूल हेल्थ सर्विसेज, जो भी सर्विसेज स्कूल में दी जाती है उनके चिल्ड्रन के लिए, स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए और स्टाफ के लिए, वो स्कूल हेल्थ सर्विसेज कहलाती है। स्कूल हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट इन स्कूल टू मेंटेन, प्रमोट एंड फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड वेलबींग, उनको अच्छी हेल्थ देने के लिए। ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कूल हेल्थ सर्विसेज, इसका क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, तो टू प्रमोट एंड मेंटेन हेल्थ ऑफ स्कूल हेल्थ, जो भी स्कूल चिल्ड्रन है उनकी हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए। टू प्रिवेंट डिजीज थ्रू अर्ली डिटेक्शन एंड कंट्रोल, अर्ली डिटेक्शन एंड कंट्रोल के थ्रू हम उसकी डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। टू क्रिएट हेल्थ अवेयरनेस अमंग स्टूडेंट्स, टीचर एंड पेरेंट्स, ओके सर, अवेयरनेस फैलाएंगे स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स में कि ऐसा करो जिससे आपकी बच्चों की हेल्थ है वो अच्छी होगी। टू एंश्योर ए हेल्दी एनवायरनमेंट ऑफ स्कूल, स्कूल का एक हेल्थी एनवायरनमेंट बनाए। टू प्रोवाइड मेडिकल केयर एंड फर्स्ट एड व्हेन नीडेड, कंपोनेंट क्या क्या होता है इसका, कंपोनेंट्स होते हैं इसके
हेल्थ अप्रेसल, मतलब कि जब भी आए ड्यूरिंग एग्जामिन्स, ड्यूरिंग एडमिशन और पेरियोडिकली रेंडमली एग्जामिनेशन कराओ, जिसमें क्या क्या होने चाहिए, हेल्थ चेकअप हो, हाइट हो, वेट रिकॉर्ड हो, वो सब आप करो। ट्रीटमेंट एंड फॉलो अप, भाई अगर कोई माइनर इलनेस या अलाइनमेंट हो तो वहीं ट्रीट कर दो, अगर सीवियर केसेस हो, सीरियस केस हो तो रेफर कर दो। इम्यूनाइजेशन में भाई सबके वैक्सीन लगी है या नहीं लगी है उसका ध्यान रखो। हेल्थ एजुकेशन दो, टीचिंग हाइजीन न्यूट्रिशन एंड एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन प्रोग्राम चलाया गया है, मिड डे मील। एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए या फिर स्कूल हेल्थ के लिए नर्स की क्या क्या रोल है, रोल ऑफ नर्स ऑफ स्कूल हेल्थ। सबसे पहला रोल होता है कंडक्ट रेगुलर हेल्थ चेकअप एंड स्क्रीनिंग, कि जो भी स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे उनके रेगुलर और रैंडम क्या करें, वो स्टार्ट करो आप हेल्थ चेकअप, ठीक है। प्रोवाइड फर्स्ट एड एंड इमरजेंसी केयर, फर्स्ट एड एंड इमरजेंसी केयर स्टार्ट कर दो, ये प्रोवाइड कराओ आप उनको। मेंटेन हेल्थ अकॉर्डिंग मेंटेन हेल्थ रिकॉर्ड फॉर स्टूडेंट्स, सबका हेल्थ रिकॉर्ड बनाओ, कौन सा बच्चा हेल्दी है कौन सा अनहेल्दी है। गिव हेल्थ एजुकेशन ऑन हाइजीन न्यूट्रिशन एंड सेफ्टी, असिस्ट इन इम्यूनाइजेशन एंड कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है। तो इसी के साथ आपका कंप्लीट वन शॉट होता है, बहुत बड़ा आपका क्लास थी ये। एजुकेशन टेक्नोलॉजी का पहले हो चुका था और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का वन शॉट कंप्लीट सिलेबस का रिवीजन क्लास आज कंप्लीट हो चुकी है। इसी के साथ मिलते हैं लेक्चर में नए वीडियो के साथ। नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल ही जाते हैं, और आपको क्या चाहिए कमेंट जरूर करें, वन शॉट कैसा लगा, समझ में आया, आपके लिए हेल्पफुल रहा या नहीं रहा, कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं लेक्चर में नए वीडियो के साथ। राधे राधे।